A very good evening to all the students. Am I audible to all of you? Please give me your thumbs. Yes. Okay. Thank you. Thank you all. Okay. So, first of all, I welcome all of you. And हम सब जानते हैं अभी काउंटडाउन शुरू हो गया है और लैंग्वेज आपका फर्स्ट पेपर होता है. जिन्होंने आईटी लिया है शायद उनके लिए इंग्लिश must be first paper. Anyway, first of all, I would like to explain you. Sit comfortably. Keep glass of water with you, pen, notebook, and whatever you feel important, you can take screenshot. You can note down. Because whatever I'm going to explain in the coming 75-80 minutes, I think many of the answers you will get through my guidance. Yet, if you have any doubt, you can ask me at the end. And if I get some more time, little bit, I would like to share some more things if possible. But definitely, I am going to give you a guideline which will help you to understand how to solve your paper, along with proper time management, along with proper presentation, along with the length. तो जितनी भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा. और फर्स्ट लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. आई एम प्रोफेसर शैलेश एंड आई डिड माई MA in English. I did my MSc in psychology. I did PGDT. For last more than 25 years, I have been teaching English to junior college and degree college in Jai Hind as a communication subject है मेरा. Okay. So once again, welcome all of you. सबसे पहले I would like to explain you paper pattern which you know. I know you know it. But along with that paper pattern, we will see time management and a few more things which you as a student should know, so that it will help you to write very well. So are you ready? Shall I start? Harshida, Ankita, Mahima, are you ready, all of you? Saurav? Okay. So, देखो आपका पहला जो सवाल होता है वो होता है सीन पैसेज. That is from your unit number 1. There are 8 lessons. Out of that, any 8 lesson they can ask question on any one lesson. And ऐसा हमने देखा है कि बच्चे अनसीन पैसेज में ज्यादा स्कोर करते हैं कंपेयर टू सीन पैसेज. तो आप सीन पैसेज को भी अनसीन समझ के ही पढ़ लो, जैसे कि हम पहली बार पढ़ रहे हैं, सो दैट आप उसको और केयरफुली पढ़ोगे. नंबर 1, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि पैसेज पे चाहे वो सीन हो या अनसीन हो, they are going to ask you only 2 passages, one seen and one unseen, and passage carries 12 marks, and there are 6 questions on each passage, and each question carry 2 marks. और किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं? सिंपल फैक्चुअल, जिसमें आपको ट्रू फॉल्स इनकम्प्लीट स्टेटमेंट को पूरा करना है, जंबल सीक्वेंस को सही ऑर्डर में लगाना है. अब यहां पे I would like to suggest you few things. देखो, जब भी आपको ट्रू फॉल्स का स्टेटमेंट पूछा जाएगा, प्लीज राइट द कंप्लीट स्टेटमेंट एंड देन ओनली राइट ट्रू और फॉल्स. डोंट जस्ट राइट ट्रू एंड फॉल्स, अदरवाइज यू मे लूज हाफ मार्क. ओके, सो राइट कंप्लीट स्टेटमेंट. इनकम्प्लीट स्टेटमेंट को पूरा करना है, यस, यू हैव टू राइट कंप्लीट स्टेटमेंट एंड वॉट एवर यू राइट, अंडरलाइन इट. जंबल सीक्वेंस को अगर आप सही ऑर्डर में लगा रहे हैं, मान के चलो उसका सही सीक्वेंस है BADC, अगर उसका सीक्वेंस है, जैसे कि भी मैं बता रहा हूं आपको, फर्स्ट आना चाहिए B, फिर आप स्टेटमेंट लिखेंगे, फिर आएगा A, स्टेटमेंट लिखेंगे, C, स्टेटमेंट लिखेंगे, D. समटाइम्स स्टूडेंट राइट करेक्ट आंसर बट दे राइट ABCD. नो, राइट इन दैट ऑर्डर, जिस ऑर्डर में वो सही है. बट एज आई टोल्ड रिपीटेडली, राइट कंप्लीट स्टेटमेंट. दैट इज कॉल्ड सिंपल फैक्चुअल, जिसमें आपको दे कैन आस्क वेव डायग्राम ऑल्सो. वेव डायग्राम ड्रॉ करना जरूरी है. पेन से करेंगे तो वेरी गुड, लेकिन ड्रॉ करने के पहले आप इतना सोचो कि उसमें आंसर क्या आने वाला है.
तो अकॉर्डिंगली यू कैन कीप द साइज ऑफ दैट वेव डायग्राम. वेव डायग्राम में आपको फ्रेजेस में लिखना है, नॉट इन अ सेंटेंस फॉर्म ऑफ कोर्स. 2, 3, 4 वर्ड का एक फ्रेज होगा, वो आपको लिखना है. इजीली यू गेट आउट ऑफ आउट. सिंपल फैक्चुअल में एनीबडी कैन गेट आउट ऑफ आउट मार्क्स. बाद में आपका आता है कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल, अगेन इट कैरी 2 मार्क्स. इसका आंसर कंप्लीट सेंटेंस में लिखना है, प्लस 4 to 5 लाइंस इसका ऑन एन एवरेज लेंथ होता है. अप टू 6 लाइंस भी आप लिख सकते हैं अगर जरूरी है तो. अदरवाइज 4 to 6 लाइंस की इसकी रेंज है, इतना याद रखो आप लोग. और कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल में सम टाइम आंसर्स कैन बी स्कैटर्ड, कि फर्स्ट पैरा में मिलेगा, थोड़ा बीच में मिलेगा, इनडायरेक्ट इन्वर्टेड कॉमा में होगा, आपको इनडायरेक्ट करके लिखना होगा. तो ये सब लिखने के पहले सोचो आप कि इसको थोड़ा फिल्टर करना होगा, आई के जगह पे राइटर या ही करना होगा, वॉट एवर. तो फर्स्ट लोकेट द आंसर, then think where I need to bring some changes, and then write the answer. So think and write, don't just write down. Always think and write your answer. बाद में है आपको वोकेबलरी से कनेक्टेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं. फाइंड आउट, सिमिलर या एंटोनिम या मैच द कॉलम आ सकते हैं, जो भी है. तो अगर फाइंड आउट बोले तो डेफिनेटली पैसेज में मिलेगा. अब यहां पर एक टेक्निक आप यूज कर सकते हैं. समटाइम प्रेफिक्स और सफिक्स से भी आपको हेल्प मिल सकती है सिमिलर अपोजिट फाइंड आउट करने में. समटाइम आप ये भी देख सकते हैं कि अगर आपको दिया हुआ वर्ड वर्ब है तो आपको पैसेज में वर्ब भी ढूंढना होगा. नाउन है तो नाउन वाला ही वर्ड सिमिलर होगा. एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव वाला ही वर्ड ढूंढना होगा. तो ये कुछ टेक्निक्स आप यूज कर सकते हैं इवन मैच द कॉलम करते समय भी, कि नाउन के सामने नाउन ही आना चाहिए, एडजेक्टिव के सामने एडजेक्टिव आएगा. सो दैट कैन हेल्प यू टू कम परफेक्शन, दैट कैन हेल्प यू टू फाइंड द करेक्ट आंसर. फिर ग्रामर से रिलेटेड एक सवाल पक्का पूछा जाएगा दोनों पैसेज पे, 2-2 मार्क के लिए. अब ग्रामर के लिए क्या पूछा जाता है तो वो मैंने ऑलरेडी नीचे लिखा है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे. चेंज द डिग्री है, मॉडल ऑक्सिलरी है, चेंज द वॉइस है, इनडायरेक्ट स्पीच है, स्पॉट एरर है. और ये सब जो भी ग्रामर आपको है वो ऑलरेडी आपने 9th में, 10th में, 11th में किया है. 80% वही ग्रामर रिपीट होगा. सो नो नीड टू वरी, रूल्स वही रहेंगे. ओके, सो बस उस रूल्स को एक बार ब्रशअप करना है आपको. और ग्रामर एक ऐसा सेक्शन है जहां पे आप आउट ऑफ आउट ला सकते हो. ग्रामर में या तो हीरो या तो जीरो. इवन वोकेबलरी में मिला तो पूरा मिलेगा या तो जीरो मिलेगा. तो अगर आप प्रॉपर प्रिपरेशन करके जाएंगे तो यू कैन गेट आउट ऑफ आउट. वो भी लिमिटेड मेहनत करके मिल सकते हैं आपको मार्क्स. कीप इट इन योर माइंड. वोकेबलरी ग्रामर कैन गिव यू आउट ऑफ आउट. ग्रामर में और एक मैं सजेशन दूंगा बच्चों को, नो नीड टू राइट कंप्लीट सेंटेंस, राइट ओनली आंसर एंड सेव योर टाइम. सिर्फ क्वेश्चन नंबर सही डालना होगा आपको. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू शेयर सम पेजेस, सम पेज नंबर जो टेक्स्ट बुक में आपको मिलेंगे. हेल्प होगा आपको ग्रामर रेफर करने के लिए. तो पेज नंबर देखो, अगर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, क्योंकि लास्ट फ्यू इयर्स दे आस्क ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन पूछते हैं. तो पेज नंबर 8 और 9 आप लिख के रखना, पेज नंबर 8 और 9. किसी ने बहुत सही कहा है यहां पर कि पहले भी, वैसे भी पहली बार ही पढ़ेंगे. सही बात है, साइंस के स्टूडेंट्स के लिए तो इंग्लिश का पेपर पूरा आंसर नहीं होता है, बट यू कैन मैनेज इट. एटलीस्ट लास्ट के 4-5 दिन भी अगर आप थोड़ा सिंसियरली करेंगे तो डेफिनेटली यू कैन डू बेटर. तो पेज नंबर 8, 9 ऑब्जेक्टिव्स. बाद में इडियम्स या फ्रेजेस भी फिल इन द ब्लैंक के लिए कभी कभी दे कैन आस्क फिल इन द ब्लैंक्स विथ चूज अ करेक्ट फ्रेज एंड फिल इन द ब्लैंक्स. इडियम्स या फ्रेजेस पूछ सकते हैं वोकेबलरी सेक्शन में. तो just write down the pages from your textbook. Page number 11, 21. I will write down here also. Just a minute. Page number 11, 21, 22, 41, 48. यहां के फ्रेजेस, इडियम्स टेक्स्ट बुक के एक बार आप देख लो, इट कैन हेल्प यू. और ग्रामर के लिए
टेक्स्ट बुक में आपको मैं पेजेस बताऊंगा, जैसे कि पेज नंबर 24 स्पॉट डे एरर के बहुत सारे एग्जांपल्स वहां पे मिलेंगे आपको। फिर पेज नंबर 34, 41 ये आपका 1.3 लेसन है, जहां पे अफर्मेटिव नेगेटिव के एग्जांपल्स मिलेंगे। 41 पे चेंज द डिग्री के एग्जांपल्स मिलेंगे। फिर 75, 76 पेज वहां पे आपको इन्फिनिटिव जेरंड से कनेक्टेड एग्जांपल्स मिलेंगे। पेज नंबर 63 पे आपको चेंज द वॉइस के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, और उसी के बाद नेक्स्ट पेज पे नॉट ओनली बर्ड ऑल्सो के भी एग्जांपल्स आपको सॉल्व करने मिलेंगे। तो प्लीज गो थ्रू दिस पेजेस। और एक मैं पेज बताऊंगा आपको फ्रेजेस के लिए, पेज नंबर 88 देख सकते हैं आप। और मॉडल ऑक्सिलरी के लिए आई वुड सजेस्ट पेज नंबर 90, पेज नंबर 90 फॉर मॉडल ऑक्सिलरी। प्लीज नोट इट डाउन। Your textbook can also help you a lot. Just refer these pages which can help you to go through vocabulary and phrases and some grammar rules with examples. सबने अगर नोट डाउन किया है तो प्लीज शो मी योर थंब so that we can move ahead. सौख्या, हर्षिदा, ओके, महिमा, ओके, चलो, वेरी गुड। एके ने भी किया, वेरी गुड। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। आई विल रब इट नाउ, आई होप आपने लिखा होगा। फिर पर्सनल रिस्पॉन्स के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, सीन अनसीन दोनों में। बहुत बार we find out that students don't attempt personal response. I would like to suggest you do attempt personal response questions, because उसका कोई मॉडल आंसर एग्जामिनर को नहीं दिया जाता, because everybody writes on their own. सिर्फ इतना ख्याल रखना है आपको पर्सनल रिस्पॉन्स के आंसर को लिखते समय, your answer should be logical and grammatically correct. Listen carefully. दो बातें कौन सी इंपॉर्टेंट है? Your answer should be logical and grammatically correct. You can write in simple short sentence, but it should be grammatically correct. उसका लेंथ I can suggest around 4 line, maximum 6 to 7 line. ज्यादा बड़ा आंसर लिखने की जरूरत नहीं है, because if you write more than require, unnecessary हम कुछ पंक्चुएशन मिस्टेक, स्पेलिंग मिस्टेक, कंस्ट्रक्शन मिस्टेक या कुछ इलॉजिकल भी लिख बैठते हैं, तो टाइम भी वेस्ट होता है और मार्क्स भी चले जाते हैं। तो राइट टू द पॉइंट, 4 to 5 लाइन इज बेटर, मैक्स टू मैक्स 6 to 7 लाइन। उससे ज्यादा लिखने की आई डोंट थिंक कोई जरूरत है। सिर्फ आपका कंटेंट सही होना चाहिए और ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए। अभी कुछ एग्जाम्पल में दे सकता हूं आपको, अगर आप बोर्ड के पेपर देखेंगे लास्ट 3 या 4 साल के। इफ यू वेर द होटल मैनेजर and a boy comes and has no money to pay, enough money to pay the bill, what would you do? तो थोड़ा सोच समझ के आंसर लिखो। If I were the bank manager, hotel manager, and if a poor guy comes and has no enough money to pay, I will get angry on him. I will explain him not to repeat such mistake. Whenever he goes to any shop or hotel, he should first check how much money he has. Then only he should enter, because at some other places other people can punish him also, and it is not a good habit. So that way, after explaining, I may allow him to go. I will allow him to go. ऐसा आप लिख सकते हैं। आपका 1.3 करके जो लेसन है सोपी का, उसमें आ सकते हैं। उसी के ऊपर एक बार बोर्ड के एग्जाम में आया था, why we should not have bad company। तो आप लिख सकते हैं बैड कंपनी में क्या होता है। Person also becomes bad, and character, you lose your character, you lose your reputation. Okay, and good friends make career, and bad friends spoil your career. So one must take care while choosing the friends. ऐसा आप लिख सकते हैं। संगत का असर होता है भाई। फर्स्ट पैसेज लेसन पे एस्ट्रोलॉजर्स डे के ऊपर बोर्ड के एग्जाम में 2 बार ऐसे सवाल आए थे, सुपरस्टिशन के बारे में आपकी राय क्या है? व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट सुपरस्टिशन? तो सबसे पहले तो लिखो व्हाट इज सुपरस्टिशन।
सुपरस्टिशन इज इरेशनल एंड इलॉजिकल थिंकिंग। कुछ एग्जाम्पल आप दे सकते हैं और आप बता सकते हैं इट इज हार्मफुल टू द पर्सन, इट इज हार्मफुल टू द सोसाइटी ऑल्सो। इन एनी सिविलाइज सोसाइटी, एनी एजुकेटेड सोसाइटी, वन शुड नॉट बिलीव इन सुपरस्टिशन, ऐसा आप लिख सकते हैं। ओके, टूरिज्म के ऊपर भी एक दो बार सवाल आए थे एग्जाम में, पर्सनल रिस्पॉन्स। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ टूरिज्म, वाइल्ड लाइफ टूरिज्म के बारे में आपको क्या लगता है? तो आप लिख सकते हैं टूरिज्म इज वेरी गुड फॉर नेशन, इट जनरेट्स आवर इकोनॉमी, इट जनरेट्स एम्प्लॉयमेंट, बिकॉज ऑफ टूरिज्म मेनी फॉरेनर्स कम एंड एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज खुली हो जाती है, टूर्स ट्रैवल्स डेवलप होते हैं, होटल इंडस्ट्री के लिए भी अच्छा है, और जो लोकल पीपल होते हैं, वहाँ के आर्टिस्ट होते हैं, हैंडीक्राफ्ट से लेकर सब चीज़ें बेचने वाले, उनकी भी इट हेल्प्स देम ऑल्सो टू रन देयर हाउस, एंड एक हैप्पीनेस मिलते हैं। हमारे देश का जो हेरिटेज है या हमारी जो कल्चरल हेरिटेज है, जो नेचुरल ब्यूटीज है हमारे कंट्री की, उसको देखने का मौका मिलता है टूरिस्ट को, विद इन द कंट्री या आउट ऑफ कंट्री से भी कोई अगर आ रहा है तो इन अ वे इट इज यूजफुल, इट इज बेनिफिशियल टू द पर्सन, टू द टूरिस्ट एंड सो मेनी अदर पीपल, ऐसा आप लिख सकते हैं थोड़ा सोच समझ के। 1.8 करके जो लेसन है आपका वोएजिंग टुवर्ड्स एक्सेलेंस, उस पे आई थिंक 2 साल पहले उन्होंने एक सवाल पूछा था, व्हाट विल यू डू टू इंप्रूव योर कम्युनिकेशन? तो आप लिख सकते हैं कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन पर्सनल लाइफ फॉर पर्सनल ग्रोथ। आई विल improve my communication by reading newspaper, magazines, novels. I will stand in front of mirror and I will see how do I speak. I will check my body language. I will record my speech and I will listen it afterwards so that I can understand the speed of my communication, the tone, intonation and stress. And I would watch some YouTube videos also of great people, successful people. And in my friend circle, in my family, I will start speaking on different topics. I will start taking participation. That way, gradually, I will develop my skill. So I will read, I will write, I will speak, I will do whatever is required. ऐसा आप लिख सकते हैं। ओके, तो दैट वे आपको पैसेज करने हैं, सिंपल फैक्चुअल, कॉम्प्लेक्स, वोकैबुलरी, ग्रामर। ग्रामर में मैंने आपको बताया क्या क्या पूछा जाता है, पेज नंबर भी मैंने बताया आपको, ठीक है, और पर्सनल रिस्पॉन्स में भी किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं वो भी हमने देखे। आई होप कि मैंने जो भी जरूरी आपको बताया है। नाउ लेट्स मूव टू सम अदर पार्ट। आई थिंक इतना आपको समझ में आया होगा। स्पॉट एरर में आपको पूरा सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं है, जहां पे करेक्शन है वही सेंटेंस, मतलब करेक्ट आंसर वाला ही सेंटेंस लिखना है, और जहां पे आपने करेक्शन किया उसको अंडरलाइन करना है। हितेश, यस एब्सोल्युटली राइट। नहीं, डोंट जस्ट अंडरलाइन मिस्टेकन वर्ड, राइट करेक्ट आंसर, एंड वो जो करेक्ट वर्ड है जो आपने लिखा है उसको अंडरलाइन करना। अब इतना याद रखना, स्पॉट एरर में कभी भी स्पेलिंग मिस्टेक और पंक्चुएशन मिस्टेक उन लोग नहीं देते आपको, और जनरली एक ही एरर होगा, या तो हेल्पिंग वर्ब में गड़बड़ करेंगे, फॉर एग्जाम्पल दे हैज डन द जॉब, तो आप बोलेंगे हैज नहीं हैव चाहिए था, या तो मेन वर्ब में गड़बड़ करेंगे, दे हैव डिड द जॉब, तो आप बोलेंगे नहीं दे हैव डन द जॉब चाहिए। कभी कभी आर्टिकल में या कभी कभी प्रीपोजिशन में उन लोग प्रॉब्लम करेंगे, फॉर एग्जाम्पल राधा सैट बिसाइड्स हर मदर, तो बिसाइड को एस नहीं चाहिए, यानी प्रीपोजिशन में गड़बड़ किया। राम इज अ आइडियल बॉय, आप बोलेंगे अ नहीं एन चाहिए। तो ये 4 एरिया है जहां पे उन लोग गड़बड़ करेंगे, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब, यहां पे आप ध्यान देना। ओके, स्पॉट एरर में जैसे मैंने कहा ना, ग्रामर में एक एड क्वेश्चन टैग अगर आप छोड़ेंगे या फिल इन द ब्लैंक्स विद आर्टिकल और प्रीपोजिशन के अगर सवाल है तो वो स्टेटमेंट लिखने होंगे आपको। लेकिन चेंज द वॉइस है, चेंज द डिग्री है या स्पॉट एरर है, वहां पे आपको जरूरी नहीं है कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल में सीधा आंसर लिखना है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, आफ्टर सीन पैसेज आपको 4 मार्क का ग्रामर पूछा जाएगा, जिसमें क्या पूछा जाता है मैंने ऑलरेडी आपको बताया, और उसमें 100% स्पॉट एरर का इक्वेशन पक्का पूछा जाएगा। तो इस तरह से आपका 16 मार्क का पेपर हो गया, जो आपको सॉल्व करना है 25 मिनट्स में।
15 मिनट्स सीन पैसेज के लिए, 10 मिनट्स ग्रामर के लिए। तो 25 मिनट्स में आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होना चाहिए जो 16 मार्क कैरी करते हैं, यानी 20% वेटेज है उस सवाल को। नाउ सेक्शन 2 अगर आप देखेंगे तो नॉन टेक्सचुअल पैसेज, सेम क्वेश्चंस होंगे लाइक सीन पैसेज, 2 मार्क के 6 सवाल, सिंपल, कॉम्प्लेक्स, ग्रामर, वोकेबलरी, पर्सनल रिस्पॉन्स, सोच समझ के लिखना है आपको। और अनसीन पैसेज पे आपके लिए एक बोनस मार्क की अरेंजमेंट भी की है बोर्ड ने, दैट इज समरी राइटिंग। तो समरी राइटिंग में सिर्फ 2-3 बातें याद रखो आप। गिव सुटेबल टाइटल। देखो ग्रामर की जो बात कर रहे सम स्टूडेंट्स, तो टेक्सचुअल ग्रामर भी डेफिनेटली सीन पैसेज पे टेक्सचुअल ग्रामर आएगा। अभी अनसीन जो पैसेज है या जो क्वेश्चन 1B का ग्रामर है वो नॉन टेक्सचुअल है। और ग्रामर में सेंटेंस कहीं से भी आने दो, लेट देम आस्क फ्रॉम एनीवेयर, इफ यू नो द रूल नो नीड टू वरी, नो नीड टू वरी एट ऑल। ओके, नाउ एक बार देखो आप गाड़ी चलाना आ गया आपको, तो मुंबई में चलाओ, पूना में चलाओ या महाराष्ट्र के बाहर चलाओ, यू कैन रन द कार वंस यू नो बेसिक्स। ओके, तो डोंट बॉदर अबाउट टेक्सचुअल ग्रामर और नॉन टेक्सचुअल ग्रामर, ग्रामर इज ग्रामर। नाउ नॉन टेक्सचुअल पैसेज के बारे में मैंने बताया, समरी राइटिंग लिखते समय 2-3 बातें आप याद रखना। गिव सुटेबल टाइटल बिकॉज इट कैरीज हाफ मार्क। Write your summary only in 1 para. Very important point. If you write in more than 2 para, you may not get even 1 mark. So please keep in your mind, write only in 1 para और उसका लेंथ रफली 1/3 होना चाहिए। ऑन एन एवरेज 12 से 13 लाइन के करीब होना चाहिए, उससे ज्यादा ना हो। 10 लाइन से लेकर 12 या 13 लाइन के आसपास आपका लेंथ होगा तो वेरी गुड। ओके, रफली 80 वर्ड्स आई वुड सजेस्ट होना चाहिए। और एग्जाम्पल को मिनिमाइज करो, रिपीटेशन को अवॉइड करो और खुद का कुछ ऐड करने का सवाल ही नहीं आता। और अगर आप कॉन्फिडेंट हो, आपके लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं। आपके लैंग्वेज में लिखने का मतलब ये नहीं कि आप कुछ नया ऐड कर रहे हो, बट जो है उसी को आपके लैंग्वेज में अगर आप थोड़ा बहुत भी लिख सकते हो, 2-4 सेंटेंस में आपके लैंग्वेज में अगर आप लिख सकते हो, इट विल बी योर प्लस पॉइंट इफ यू आर कॉन्फिडेंट। और यहां पर आप एक टेक्निक यूज कर सकते हैं, जो आंसर आपने लिखे अनसीन पैसेज के, उसके ट्रू स्टेटमेंट अगर है तो ट्रू स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, आप कवर कर सकते हैं। जंबल सीक्वेंस को सही किया वो आप लिख सकते हो। ग्रामर के आंसर तो ऑलरेडी आपने लिखे जो आपके लैंग्वेज में हो गया, उसको भी आप चाहे तो कवर कर सकते हो ताकि आपके लैंग्वेज में थोड़ा हो जाएगा आंसर इफ पॉसिबल। ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप समरी राइटिंग सिंपल लैंग्वेज में लिखें, बट ऑफकोर्स इट विल बी बेटर इफ यू राइट इन सिंपल लैंग्वेज। या बहुत सारे बच्चे तो सीधा कॉपी पेस्ट ही करते हैं, तो थोड़ा बहुत आपके लैंग्वेज में, सिंपल लैंग्वेज में अगर आप लिखेंगे तो इट इज वेरी गुड। समरी में मॉरल लिखने की कोई जरूरत नहीं है, अपना कुछ ऐड नहीं करना है। ओके, आई होप सबको समझ में आ गया होगा। समरी टाइटल 1 पैरा, 10 to 12 लाइंस, 13 लाइंस, एंड अवॉइड एग्जाम्पल्स, मतलब 4-5 एग्जाम्पल दे तो आप 2 ही देना। अवॉइड रिपीटेशन एंड डोंट ऐड योर ओन व्यूज। Write what is given but in your own language. If confident, go ahead. Okay, correct. Now let's move to poetry section. Mind map. Mind map carries 3 marks. Summary also carries 3 marks. देखो mind map you can give maximum 10 minutes for mind map. तो जो भी आपको टॉपिक दिया होगा, अगर आप बोर्ड के पेपर देखेंगे लास्ट 4-5 साल के, तो यू विल अंडरस्टैंड। हेल्थ के ऊपर आ सकता है, स्पोर्ट्स के ऊपर आ सकता है, टूरिज्म के ऊपर आ सकता है, देयर आर सो मेनी टॉपिक्स। तो आपको 4 पॉइंट दिखाने होंगे 4 दिशा में, बीच में सर्कल या स्क्वायर होगा, 4 दिशा में 4 मेन पॉइंट्स दिखाने होंगे, और अगेन मेन पॉइंट्स में सब पॉइंट्स दिखाने होंगे। आपने अगर मेन पॉइंट्स दिखाएं उसको 1 मार्क है, और अगेन बीच में सब पॉइंट दिखाए सब जगह पे तो उसको 2 मार्क है। अभी अगर आपका दिमाग नहीं चल रहा है उतना, तो आपने जितना आपको आ रहा है उतना आपने अगर लिखा उस समय, सपोज मेन पॉइंट ही लिखा आपने, जैसे हेल्थ, तो आपने लिखा फिजिकल फिटनेस, फिर लिखा मेंटल फिटनेस, फिर लिखा साउंड स्लीप, फिर कुछ और लिखा, और आप आगे का सवाल लिखने के लिए शुरू किया। जैसे आप आगे बढ़ोगे बीच में कुछ तो आपको स्ट्राइक होगा, अरे हाँ हेल्थ में मैं लिख सकता हूँ डाइट, न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स मिलना चाहिए, साउंड स्लीप मिलना चाहिए मेंटल फिटनेस के लिए, अरे हाँ मैं इसमें और एक पॉइंट डाल सकता हूँ मेडिटेशन, योगा।
ये जैसे आपको सूझेंगे आप वैसे ऐड करते जाना बाद में, लेकिन वहां पे 10 मिनट से ज्यादा वक्त बेटर यू अवॉइड इट, अदरवाइज आपका राइटिंग स्किल और नॉवल वाला पार्ट फिर सफर करेगा। तो जितना आता है उतना करके बाद में आप ऐड कर सकते हो, नो नीड टू वरी। और माइंड मैप का सवाल कुछ बच्चे समरी के नीचे वाले पार्ट में करते, डोंट डू इट ऑन द न्यू पेज, बिकॉज इफ यू रिक्वायर मोर स्पेस देन इट इज इजी फॉर यू। ओके, तो थोड़ा प्रैक्टिस का जरूरत है, तो इसका आई वुड सजेस्ट कि आप थोड़ा प्रैक्टिस करना है इसका। अगर टाइम मैनेजमेंट की बात करूं तो ये जो अनसीन पैसेज वाला जो एरिया है, क्वेश्चन 2A 20 मिनट्स, क्योंकि पहली बार आप पढ़ रहे हो, समरी 10 मिनट्स और माइंड मैप को 10 मिनट्स, तो 40 मिनट्स में आपका ये होना जरूरी है। और अनसीन पैसेज को पढ़ते समय फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया सो दैट यू कैन गिव सुटेबल टाइटल, एंड वंस यू अंडरस्टैंड सुटेबल टाइटल, central idea, you can easily come to know which points I have to cover which can connect to that central idea. Okay, तो इस तरह से क्वेश्चन 1 और 2 मतलब सीन और अनसीन दोनों along with ग्रामर और समरी राइटिंग माइंड मैप 65 मिनट्स में होना जरूरी है। तो अभी आपका कितना पेपर हो गया? लगभग 1/3 से भी ज्यादा पेपर हो चुका है। ओके, 1 घंटा हो गया आपका। नाउ लेट्स मूव टू पोएट्री सेक्शन। यहां तक आई होप सबको समझ में आ गया है। आपको माइंड मैप अगर आप चाहो तो लास्ट पेज आपका रफ पेज के लिए यूज कर सकते हैं, फिर आप फेयर करना, लेकिन उसी पेज पे आप कैंसलेशन मत करना या रब मत करना। यू कैन यूज रफ पेज, दो पेज लास्ट के फ्रंट बैक आप रफ पेज के लिए यूज करो, पेंसिल से करो, एग्जामिनर अंडरस्टैंड इट इज रफ वर्क। ओके, तो ज्यादातर माइंड मैप में 1.5, 2 या मैक्स टू मैक्स 2.5 मार्क्स मिलते हैं। वेरी फ्यू स्टूडेंट्स गेट आउट ऑफ आउट। माइंड मैप यू कैन, देखो पहले आप रफली पेंसिल से करना, फिर पेन से करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। बट अगर आप पेंसिल यूज करना चाहते हैं नो वरी, बट वो पेंसिल डार्क होनी चाहिए, फिर यूज डार्क पेंसिल 6B डार्क पेंसिल यूज करो फिर। ओके, अगर आप रफ करके फेयर करेंगे तो यू कैन यूज पेन बिकॉज यू आर कॉन्फिडेंट। बट इफ यू थिंक आपका पेंसिल डार्क है देन यू कैन यूज डार्क पेंसिल ऑल्सो, बट वेव डायग्राम तो डेफिनेटली आप पेन से ही करना। ओके, आई होप यहां तक आप सब मेरे साथ हो। आर यू विथ मी? स्वाति, शिव, तनुष, सिया, एवरीवन, आर यू विथ मी? महिमा, okay, thank you. Okay, Swati, you have joined just now. Okay, but now again I can't repeat everything because so many other things I have to repeat now. Okay, बाद में इसका रिकॉर्डेड लेक्चर आप फिर से सुन लेना। जो भी अभी लेट ज्वाइन किया दे कैन आस्क योर ब्रांच टू शेयर द लिंक so that you can listen afterward also. Okay, they will definitely do arrangement for you because they are going to record it. Yeah, और YouTube पे भी मिलेगा आपको, don't worry. ओके, सिर्फ 2 दिन के बाद इट विल बी अवेलेबल। नाउ पोएट्री सेक्शन, सेकेंड यूनिट पूरा आपका पोएट्री सेक्शन है। देयर आर 8 पोएम्स, लाइक फर्स्ट यूनिट में 8 लेसन है, पोएम में 8 पोएम्स है। फर्स्ट 4 पोएम में से 1 पोएम पूछेंगे, बचे हुए 4 पोएम में से भी 1 पोएम पूछेंगे। ऐसा नहीं होगा कि पहले 4 में से 2 पोएम पूछा, फर्स्ट 4 में से 1, बचे हुए लास्ट के 4 में से 1 पूछेंगे। एक क्वेश्चन आंसर के लिए पूछेंगे और एक एप्रिसिएशन के लिए पूछेंगे। जो क्वेश्चन आंसर के लिए पोएम आएगा वो आप देख सकते हैं, मैंने लिखा है स्क्रीन पे। 5 सवाल पूछेंगे, हर सवाल 2 मार्क के लिए होगा। उसमें भी अगर आप देखो तो सिंपल फैक्चुअल है, कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल है, उसमें भी वेव डायग्राम आ सकता है, ट्रू फॉल्स आ सकते हैं, और फिगर ऑफ स्पीच के ऊपर सवाल आ सकता है, राइमिंग स्कीम के ऊपर आ सकता है, प्लस आपको 2 मार्क के लिए पोएम बनाने के लिए आ सकता है। जैसे आपको पैसेज में पूछते पर्सनल रिस्पॉन्स, वैसे पोएट्री में भी पर्सनल रिस्पॉन्स के सवाल आते हैं। देखो इसका कोई, जैसे मैंने कहा, स्टैंडर्ड आंसर नहीं होता। इफ यू राइट समथिंग मीनिंगफुल यू गेट द मार्क्स। कुछ कविता यहां बना के रखना। फॉर एग्जाम्पल आपका जो अभी 3rd पोएम है, अगर देखो पोएम आप राइमिंग वर्ड्स में लिख सकते हैं, वेरी गुड,
बट अगर आप राइमिंग वर्ड्स में नहीं लिख पाएंगे तो एटलीस्ट फ्री वर्ड्स में लिखो, बट राइट समथिंग मीनिंगफुल. डोंट राइट लाइक पैराग्राफ, डोंट राइट इन प्रोज. लगना चाहिए पोएम है. अभी मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको. जैसे कि देखो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हम ऐसे बता नहीं सकते इंग्लिश में कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है. जो देखना है और लिखना है, अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एंड राइट द आंसर. ओके. सो पोइट्री में जैसे आपको अभी 1.2.3 करके पोएम है जिसमें समुद्र के बारे में है, सी का डिस्क्रिप्शन है. तो आपको अगर बोलेंगे सी के ऊपर एक पोएम बताओ या नेचर के ऊपर एक पोएम लिखो, तो भी आप सी के बारे में लिख सकते हैं. अगर नेचर के बारे में पूछा तो भी. सी इज लॉन्ग एंड वाइड, सी इज लॉन्ग एंड वाइड, इट लुक्स ब्यूटीफुल फ्रॉम एवरी साइड. सी इज लॉन्ग एंड वाइड, इट लुक्स ब्यूटीफुल फ्रॉम एवरी साइड. One can see the sky very high. One can see the sky very high and birds fly very high. आपका 8वां जो पोएम है वो रिवर के बारे में. अगर रिवर के ऊपर आपको पोएम लिखने बोला या नेचर के ऊपर लिखने बोला, सेम पोएम आप लिख सकते, सिर्फ सी के जगह पे रिवर वर्ड डालो. ठीक है. 2.5 आपका फादर के ऊपर पोएम है, फादर. तो अगर आपको पूछा फादर के ऊपर लिखो या मदर के ऊपर लिखो, तो आप लिख सकते हैं माई फादर इज बेस्ट, ही नेवर टेक्स रेस्ट. माई फादर इज बेस्ट, ही नेवर टेक्स रेस्ट, ही वर्क्स डे एंड नाइट टू मेक अवर फ्यूचर ब्राइट. ऐसा आप कुछ लिख सकते हो. ठीक है. तो अभी मनी करके पोएम है तो शायद मनी के ऊपर आपको पूछेंगे. आपको शी वॉक्स इन ब्यूटी, तो ब्यूटी के ऊपर पूछेंगे तो आप बता सकते हैं. व्हेन आई स्लेप I found life is beauty. When I slept, I found life is beauty. And when I got up, I realized life is duty. ऐसा आप लिख सकते हैं. देखो कौन सा पोएम इंपॉर्टेंट है, कौन सा लेसन इंपॉर्टेंट है, ये सब के चक्कर में आप मत पढ़ना. क्योंकि बोर्ड 4 पेपर रेडी रखता है. अगर मुझे पता भी है बोर्ड का कौन सा पेपर है, एक आध पेपर मुझे पता भी चलता है. बोर्ड हैज 4 पेपर्स और 2 पेपर तो लोग इमीडिएटली रेडी रखते हैं. अगर कुछ गड़बड़ हो जाती है तो सेकंड पेपर इमीडिएट रेडी होता है. तो नो वन कैन प्रेडिक्ट कि कौन सा पेपर आपको आने वाला है. अंडरस्टैंड. और अगर पेपर लीक भी होता है तो दोनों पेपर कैंसिल करके थर्ड पेपर लेते हैं उन लोग फिर. सो इन सब चीजों पे आप यकीन मत करना, कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा लेस इंपॉर्टेंट है, सब प्रॉपरली करके जाना. देखो देख के लिखना है आपको. व्हाई यू वरी अबाउट इट, जस्ट रीड, अंडरस्टैंड एंड राइट. ओके. नाउ राइमिंग स्कीम, अगर मैं आपको बताऊं राइमिंग स्कीम, तो ये आप चाहे तो नोट डाउन करना ये बातें अभी जो मैं बताने जा रहा हूं. फर्स्ट लेट मी रब. 2.1, 2.5 एंड 2.8 यानी फर्स्ट पोएम, मिडल पोएम एंड लास्ट पोएम, ये तीनों पोएम फ्री वर्स में हैं. याद रखना. 2.1, 2.5, 2.8 ये तीनों पोएम क्या है, फ्री वर्स में है. फर्स्ट, मिडल एंड लास्ट फ्री वर्स. फ्री वर्स यू नो, नो राइमिंग वर्ड्स, नो राइमिंग स्कीम. और 2.2 और 2.4 का राइमिंग स्कीम, वैसे तो आपको देख के भी पता चलेगा डबल ए डबल बी है दोनों में. सिर्फ 2.6 का राइमिंग स्कीम ए बी सी भी मिलेगा. ठीक है. वो तो आप देख के भी पता कर सकते हो. फिर जो फिगर ऑफ स्पीच अलग है वो आप थोड़ा याद रखो. स्वाति जी, माय नेम इज प्रोफेसर शैलेश पिंपले. ओके. ओनोमेटोपिया, देखो 4 पोएम में ओनोमेटोपिया है. 2.3 पोएम में है गर्गलिंग, गर्गलिंग करके साउंड है. फिर उस पोएम के लास्ट में एक वर्ड है नेल, KNELL, नेल. ये 2 एग्जाम्पल ओनोमेटोपिया के 2.3 में मिलेंगे आपको. 2.6 में एक वर्ड है हमिंग, बीज हम. और 2.5 फादर रिटर्निंग होम में भी एक वर्ड है रेडियो के पहले, जहां पे पिताजी रेडियो सुनते हैं, वहां पे एक वर्ड है, वो भी ओनोमेटोपिया है. और 2.8 लास्ट पोएम में हाउलिंग, फर्स्ट स्टैंजा में ही है हाउलिंग, ये ओनोमेटोपिया का एग्जांपल है.
फर्स्ट पोएम में आपके 2.1 में लास्ट में आई कैरी डिलीशियस बर्डन, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ पैराडॉक्स। तो ऐसे जो अलग किस्म के जो फिगर ऑफ स्पीच है उसको सिर्फ याद रखना आप, बाकी तो आप आराम से रिपीटेशन है, एलिट्रेशन है, आप आराम से देख के बता सकते हो। ओके, और एप्रिसिएशन जब आप लिखेंगे तो डोंट राइट योर एप्रिसिएशन लाइक 10th, राइट इन पैराग्राफ फॉर्मेट। ओके, फर्स्ट यू शुड राइट नेम ऑफ द पोएम एंड नेम ऑफ द पोएम एंड नेम ऑफ द पोएट। अब मैं बताता हूं, बहुत बार बच्चे लोग आते हैं हमारे पास, सर मैंने इतना लिखा, मैंने 20 लाइन लिखा, मैंने 25 लाइन लिखा, मेरे को आपने 3 ही मार्क क्यों दिया? 5 मार्क में 3 ही मार्क दिया मुझे आपने। तो उसका रीजन बताता हूं मैं, लिसन केयरफुली। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टॉपर्स एंड एवरेज स्टूडेंट? तो एप्रिसिएशन की अगर मैं बात करूं तो एप्रिसिएशन में मैक्सिमम बच्चे सिर्फ पोएम का और पोएट का नाम लिखते, लेकिन पोएट के बारे में अगर आप 1 या 2 लाइन एक्स्ट्रा लिखते हो, जो आपके इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में होता है, जहां जहां पोएम शुरू होते हैं वहां देखो राइटर के पोएट के बारे में लिखा होता है। मैं 2 एग्जांपल दूंगा तो आपको समझ में आएगा। ओपन सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड इज रिटन बाय वॉल्ट विटमैन, who is an American poet and journalist. He is called father of free verse. It is taken from his collection of poem Leaves of Grass. आप बोलेंगे इतना सब नहीं लिखना, तो कम से कम इतना तो लिख कि he is an American poet and he is called father of free verse. अगर आप 2.5 पोएम अगर आपको आती है एग्जाम में, Father Returning Home, this poem is written by Dilip Chitre, who was a bilingual poet and a good photographer and painter. This poem is taken from his collection Traveling in a Cage. He was awarded साहित्य अकादमी अवार्ड। अभी इतना जो मैंने बताया उसमें से 2 लाइन तो लिखो। आपका लास्ट जो पोएम है रिवर एंड टाउन इज रिटन बाय ममांग दाई, who was IAS officer, and she is like Dilip Chitre, a bilingual poet. She writes in English and Adi language. She was awarded Padma Shri and Sahitya Akademi Award also. This poem is taken from her collection Rivers collection करके उसका है, उसमें से लिया है। तो ऐसा पोएट के बारे में एटलीस्ट 2 लाइन लिखना, जो 90% बच्चे नहीं लिखते, तो यहाँ पे एग्जामिनर आधा मार्क ज्यादा देगा आपको। फिर सेंट्रल आइडिया लिखना, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया, वो 2 या 3 लाइन में आप लिखो। फिर थोड़ा पोएम का समरी बताओ 6-7 लाइन में कि व्हाट इज द समरी ऑफ द पोएम। फिर राइमिंग स्कीम है तो राइमिंग स्कीम में लिखो, और लिखो इट इज अ म्यूजिकल पोएम, इट हैज अ राइमिंग स्कीम ऑफ AA ABCB AB जो भी है लिखो, इट इज अ म्यूजिकल पोएम, इट हैज अ राइमिंग स्कीम ऑफ डैश। अगर आप लिखेंगे इट इज अ फ्री वर्स पोएम एंड इट इज सुटेबल टू द थीम ऑफ द पोएम, ऐसा भी लिखो आप। फ्री वर्स है क्यों? बिकॉज इट इज सुटेबल टू द थीम ऑफ द पोएम। फॉर एग्जाम्पल आपका फर्स्ट पोएम देखो ओपन रोड, रोड का कोई डिजाइन फिक्स होता है? नो, जैसा रास्ता मिलेगा आपको आगे बढ़ना है। पानी का कोई फ्लो होता है डिसाइड, जैसा रास्ता मिलेगा पानी आगे बढ़ेगा। 2.8 दैट इज व्हाई दे आर इन फ्री वर्स, सो इट इज सुटेबल टू द थीम ऑफ द पोएम। ये लाइन उसके आगे जोड़ दो आप, जो बहुत कम बच्चे लिखेंगे। फिगर ऑफ स्पीच में बच्चे बता दे इस पोएम में एलिट्रेशन है, रिपीटेशन है, ओनोमेटोपी है, पर्सोनिफिकेशन है, हाइपरबली है, जो है वो भी लिखते हो, जो नहीं है वो भी चिपका देते हैं। ठीक है, चिपकाओ, लेकिन आपने अभी इतने 6 या 7 फिगर ऑफ स्पीच के नाम लिए, तो कम से कम 2 या 3 फिगर ऑफ स्पीच का एग्जाम्पल दो ना भाई, तो एग्जामिनर कन्विंस हो जाएगा कि यू नो फिगर ऑफ स्पीच, तो आपका लेंथ भी बढ़ेगा आंसर का। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ पैराडॉक्स, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ पर्सोनिफिकेशन। एलिट्रेशन का रिपीटेशन का नहीं दिया चलेगा, लेकिन बाकी जो आप अलग अलग फिगर ऑफ स्पीच के नाम ले रहे, तो एटलीस्ट एक एक तो एग्जाम्पल दो, तो इफेक्टिव होगा आपका आंसर और उनसे अलग लगेगा। I would suggest you can write appreciation in 20 lines. 20 lines या उससे थोड़ा ज्यादा अगर लिखते, जैसे 20 to 24 लाइन, इट इज ओके, बट रफली 18 to 20 लाइन्स आप अगर लिखेंगे तो बेटर रहेगा, आई कैन से। और आप पूरा 1 पैरा में भी लिख सकते हो, या आई वुड सजेस्ट 2 पैरा में भी लिखेंगे तो चलेगा, लेकिन ज्यादा पैराग्राफ की जरूरत नहीं है। फर्स्ट पैरा में आप पोएम, पोएट और सेंट्रल आइडिया बता सकते हैं, और सेकेंड पैरा में समरी, फिगर्स ऑफ स्पीच, राइमिंग स्कीम बता सकते हैं, और अगर उसका कोई मॉरल है तो वो भी बता सकते हैं। जैसे फर्स्ट पोएम का मैसेज क्या है? बी ऑप्टिमिस्टिक एंड एंजॉय द जर्नी ऑफ लाइफ, है ना।
दैट इज द मैसेज। जहां पे अगर मैसेज मिला तो आप लिख सकते हैं ये मैसेज है इसमें। तो एप्रिसिएशन में मैक्सिमम 2 पैरा और लेंथ मैंने आपको बताया कितना होना चाहिए। एवरीबडी गॉट इट? शैल आई मूव अहेड? नो, डोंट राइट इन पॉइंट फॉर्म, डोंट राइट इन पॉइंट फॉर्म, डोंट राइट। आपके पास जो भी रेफरेंस बुक है, रिलायबल होगा, नवनीत होगा, टारगेट होगा, और भी होगा, ये भी किसने लिखे हैं? किसी तो कॉलेज के प्रोफेसर ने लिखे ना, एग्जामिनर मॉडरेटर ने। क्या उसमें पॉइंट में लिखा है कोई एप्रिसिएशन मुझे दिखाओ आप? सो इन सब चक्कर में मत पड़ना। ओके, लेट्स मूव अहेड। यस, यू कैन राइट मोटिवेशनल पोएम है, इंस्पायरिंग पोएम है, जैसे आपका 2.4 पोएम भी इंस्पायरिंग है, लिख सकते हैं आप। एप्रिसिएशन में 3.5 तक आप जा सकते हो, अच्छा लिखा तो। 80 मार्क्स के पेपर में 75 तक आप जा सकते हो। पहले आप अपने क्लास के एग्जाम में 70 लाके दिखाओ मुझे आप, है ना। और इतना याद रखो, जो भी प्रीलिम में मिलते हैं बच्चों को मार्क्स, फाइनल एग्जाम में उसमें 5 से लेके 10 मार्क का जंप होता है। आई कैन से लाइक दैट। प्रीलिम में जो मिलेगा उससे 5 से 10 मार्क का जंप मैक्सिमम स्टूडेंट्स करते हैं। ओके, नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट, पोएट्री सेक्शन। आई होप समझ में आया होगा आपको, और इजी है। एप्रिसिएशन शॉर्ट में आप बना के रखो खुद का। मैं एक चार्ट है एप्रिसिएशन का मैंने बनाया हुआ, जो सर को मैं शेयर करूंगा, सर आपके साथ शेयर करेंगे बाद में, तो शायद आपका काम थोड़ा इजी हो जाएगा। तो ये पोएट्री सेक्शन आप, आई वुड सजेस्ट 25 मिनट्स में आपका होना चाहिए, मतलब 15 मिनट्स फॉर 10 मार्क एंड 10 मिनट्स फॉर एप्रिसिएशन, तो 25 मिनट्स। देखो, शुरू में मैंने बोला था सीन, पैसेज और ग्रामर 25 मिनट्स, अनसीन पैसेज, समरी एंड माइंड मैप 40 मिनट्स, 65 हुआ था। और अभी ये पोएट्री 25 मिनट्स, तो लगभग 90 मिनट्स में, मतलब आधा टाइम हो गया आपका। और आपका लगभग कितने मार्क्स का पेपर हो गया, कोई बता सकते हैं मुझे कितने मार्क्स का पेपर हो गया आपका? 16, 18 और 14, कितने मार्क हो गया? 48 मार्क्स का हो गया पेपर। राइट, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, ऑल हैव गिवन करेक्ट आंसर। यस, नाइस नाइस, यस हर्षित, सोहम, करेक्ट। 48 मार्क्स का, यानी ऑलमोस्ट आपका 55% पेपर हो गया है। नाउ राइटिंग स्किल एंड नॉवल वाला पार्ट है। राइटिंग स्किल और नॉवल ये लाइक टेस्ट मैच है, टेस्ट मैच। और एक बात बताना चाहूंगा मैं आपको, जो इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। जब भी पेपर डिजाइन किया जाता है आपका, इंग्लिश का या और सब्जेक्ट्स का भी, तो आउट ऑफ 80 40 मार्क का पेपर इजी होता है, बिकॉज बोर्ड को रिमोट एरियाज में पढ़ने वाले बच्चों को भी ध्यान में रखना है, जो जेडपी कॉलेज में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं। सिटी में जो बीएमसी के कॉलेज में जाने वाले बच्चे हैं, उनको भी ध्यान में रख के पेपर डिजाइन करना है। तो 40 मार्क्स का पेपर इजी होता है, जिसमें आप आउट ऑफ आउट ला सकते हैं, जैसे वेब डायग्राम है, ट्रू फॉल्स है, ग्रामर है, वोकैबुलरी है, नॉवेल्स के ऑब्जेक्टिव्स है, वहां पे आप आउट ऑफ आउट ला सकते हो, सिंपल फैक्चुअल एक्सेट्रा। 20 मार्क का पेपर मीडियम चैलेंजिंग होगा, जहां पे एवरेज स्टूडेंट 10-12 ही मिला पाएगा, लेकिन बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चा होगा तो वो 17-18 तक जा सकते हैं। अदरवाइज 10-12 तक ही बच्चे जाएंगे एट द मोस्ट। और जो बचा हुआ 20 मार्क का पेपर होता है वो थोड़ा और चैलेंजिंग होगा, तो बीच में आपको बाउंसर डालेंगे, यॉर्कर डालेंगे, तो वहां पे अबाउट 10 जाना ऑन एन एवरेज बहुत सारे बच्चों को डिफिकल्ट होता है। तो इन शॉर्ट पेपर ऐसा डिजाइन किया जाता है कि 50-55 तक आप जा सकते हो। अगर आप 70-75 मार्क का पेपर सॉल्व किया, 70 या 75 मार्क का पेपर भी सॉल्व किया, तो आप 50-55 तक जा सकते हो। लेकिन अबाउ 60 अगर आपको जाना है, अबाउ 65 जाना है, अबाउ 70 अगर जाना है, तो आपका लैंग्वेज परफेक्ट होना चाहिए, आपका ग्रामर अच्छा होना चाहिए, आपका प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए। ये बात आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। एनी हैरी टॉम विदाउट हार्ड वर्क, विदाउट हैविंग प्रॉपर कमांड ओवर लैंग्वेज अगर 70 लाएगा तो उस मार्क्स का वैल्यू ही नहीं रहेगा ना। तो उनको ये भी केयर लेना पड़ता है कि किसी को भी 70+ नहीं मिलना चाहिए, लेकिन कोई फेल भी नहीं होना चाहिए। दैट मच केयर दे टेक। ओके, तो अगर 55 भी मिलता है किसी स्टूडेंट को ऑन एन एवरेज, और कॉलेज के अगर 18 मार्क्स भी अगर आपको मिल जाते हैं, तो भी आप 70+ आराम से ला सकते हो एट एनी कॉस्ट। थोड़ा और मेहनत करोगे
तो 80 प्लस जाना भी पॉसिबल है। ओके, प्रेजेंटेशन की बातें मैं आपको बाद में बताऊंगा। ओके, सो क्या आई विल एक्सप्लेन आफ्टरवर्ड्स, आई विल ट्राई टू कवर एवरीथिंग, डोंट वरी। ग्रामर मैंने बताया स्वाति जी, स्पॉट एरर, चेंज द वॉइस, चेंज द डिग्री, देखो मैंने यहाँ पे लिखा है, देखो ग्रामर की बातें लिखी है, देखो ग्रामर, चेंज द डिग्री, मॉडल ऑक्सिलरी, चेंज द वॉइस, इनडायरेक्ट स्पीच, स्पॉट एरर, सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ये सब याद रखो आप। जो इवन जो आपने 9th 10th में, और नो सुनर देन बहुत बार आता है, याद रखना, नो सुनर देन, आस्क मेनी टाइम, और यहां पे बहुत बच्चे गड़बड़ करते हैं नो सुनर देन के सेंटेंस में, ठीक है। अभी चेंज द वॉइस हम लोग डायरेक्टली नहीं बोलेंगे, बट दे विल आस्क बिगिन विथ, तो समझ जाने का चेंज द वॉइस करने के चांसेस है। जो पेजेस मैंने बताए थे आपके टेक्स्ट बुक के पेजेस है क्रिश, वहां से आप ग्रामर वोकेबलरी के कुछ एग्जांपल्स देख सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, और उसके रेडीमेड आंसर आपको जो भी आपके पास रेफरेंस मटेरियल उसमें भी मिल सकता है, आप चेक कर सकते हो उसमें भी, ठीक है। नाउ राइटिंग स्किल में देखो, कौन बता सकता है मुझे हाउ राइटिंग स्किल इज डिफरेंट फ्रॉम योर अदर सेक्शंस? व्हाट इज द ब्यूटी ऑफ राइटिंग स्किल? कोई बता सकते हैं मुझे? ओके, फॉर्मेट, ओन थॉट्स, यू हैव टू फ्रेम योर ओन वर्ड्स, वेरी गुड। ओके, वेरी गुड, महिमा हैज सेड वेरी करेक्टली, ऑप्शन इज मोर करेक्ट, वेरी गुड। Meenakshi also said correctly, right? Personal view, all of you have given correct answers, आप सबके पॉइंट अपनी अपनी जगह पे बहुत सही है। देखो बाकी सभी सवाल पोएट्री में, पैसेज में, सीन में, अनसीन में, ग्रामर में, इवन नॉवल सेक्शन में कंपलसरी है। राइटिंग के लिए ऐसा सवाल है जहां पे ऑप्शन ही ऑप्शन है। कितने सवाल सॉल्व करने हैं आपको? 4, मैंने लिखा है देखो, 4 ही सवाल सॉल्व करने हैं, और पूछेंगे कितने? 12, आउट ऑफ 12 4 करने हैं। तो सिलेक्ट इजी ऑप्शंस, जैसे कि देखो स्पीच ऑलरेडी आपने 8, 9, 10, 11 में किया है, एक्सपांशन ऑफ आइडिया 8, 9, 10, 11 में आपने किया है। स्पीच और एक्सपांशन में कोई फॉर्मेट होता नहीं है, जो भी टाइटल है वो देना है, मिनिमम 3 पैरा में लिखना है, इंट्रोडक्शन, मिडल पार्ट, कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन कंक्लूजन 4-5 लाइन का होगा, मिडल पार्ट रफली आप 11 से 12 लाइन का लिख सकते हो, या उससे थोड़ा बड़ा भी लिखना है, नो प्रॉब्लम। तो टोटल मिला के 20-22 लाइन का आपका कंटेंट होना चाहिए मिनिमम। और स्पीच और एक्सपांशन में थोड़ा आप फ्रेंडली मैनर में लिख सकते हैं, थोड़ा इनफॉर्मल वे में आप लिख सकते हैं, कुछ एग्जाम्पल, कुछ एंसीडोट्स आप उसमें ऐड कर सकते हो, कुछ कोटेशंस आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। और सबसे सिंपल ऑप्शन आपको अगर कोई है तो वर्चुअल मैसेज, कम मेहनत करके अगर आपको आउट ऑफ आउट मार्क्स चाहिए तो वर्चुअल मैसेज इज वेरी गुड। आपके टेक्स्ट बुक में आप देख सकते हैं पेज नंबर 163, ये बहुत सारे एग्जाम्पल है, 163, 164, और बोर्ड में जो पूछे हुए वर्चुअल मैसेज है उसको भी आप देख लो। आपको पहले डेट और टाइम डालना पड़ेगा, टाइम डालते समय थोड़ा सोच समझ के डालना, डेट डालते समय कभी भी अगर कोई फॉर्मल मैसेज होगा तो ये 3 डेट कभी मत डालना, 26 जनवरी, 15 अगस्त एंड अक्टूबर 2, क्योंकि ये तीनों बैंक हॉलीडेज होते हैं। सबसे बेस्ट आपका एग्जाम की डेट डाल दो, चलेगा, ठीक है। टाइम भी सोच समझ के डालना, 1 मार्क वहां पे मिल जाएगा। फिर जिसके लिए वो मैसेज आप लिख रहे हो, जैसे मदर के लिए लिख रहे हो तो मॉम, डैड के लिए लिख रहे हो तो पापा या डैड, भाई या दोस्त के लिए तो सीधा उसका नाम लिख दो। लेकिन अगर आप, और यहाँ पे डियर वर्ड लिखने की जरूरत नहीं है, इनफॉर्मल मैसेज। हाँ, अगर आप सीनियर आपके मैनेजर को लिख रहे हैं, बॉस को लिख रहे हैं, तो आप लिख सकते हैं डियर सर, डियर मैडम, या जो भी उनका सरनेम होगा, डियर समथिंग लाइक दैट, डियर मिस्टर गुप्ता, वहां पे डियर चलेगा। बट इनफॉर्मल में डोंट यूज वर्ड डियर। लास्ट में सीधा नाम लिखना है। कुछ लोग लास्ट में अगेन फेथफुली, थैंक यू, ऐसा सब लिखते, प्लीज डोंट डू दिस, डोंट लूज योर मार्क, ठीक है। और वर्चुअल मैसेज टू द पॉइंट लिखना है आपको, आई कैन से 5 से 6 लाइन मैक्स टू मैक्स, 4 से 5 या 5 से 6 लाइन, उससे ज्यादा नहीं आएगा। वर्चुअल मैसेज, ईमेल राइटिंग,
ब्लॉग राइटिंग और रिपोर्ट राइटिंग, याद रखना ये 4 एक्टिविटीज, वर्चुअल मैसेज, ईमेल राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, ब्लॉग राइटिंग। यहां पे बॉक्स ड्रॉ करना अच्छी बात है, इट गिव्स बेटर इंप्रेशन। ओके, और ईमेल में आपको मालूम है क्या करना है, टू ईमेल आईडी, फ्रॉम अगर है तो उसका ईमेल आईडी, ईमेल आईडी अगर बोर्ड के एग्जाम में उन्होंने दिया है आपको, बेटर यूज दैट, अदरवाइज आपके दिमाग से आप लिख सकते हैं। सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट से लेके एंड तक लेटर एंड ईमेल आर सेम, बोथ आर सेम। सिर्फ लास्ट में थैंक यू, यूअर्स ट्रूली या फेथफुली लिखना, डोंट राइट यूअर रिस्पेक्टफुली। कुछ बच्चों को आदत होती है रिस्पेक्टफुली लिखने की, प्लीज डोंट यूज दैट वर्ड, यूअर्स ट्रूली या फेथफुली लिखना। कॉलेज से कनेक्टेड अगर आप कुछ ईमेल लिख रहे प्रिंसिपल को या प्रोफेसर को, तो यूअर्स ओबीडियंटली इज बेटर, अदरवाइज यूअर्स ट्रूली या फेथफुली इज परफेक्टली एब्सोल्युटली करेक्ट, राइट। और लास्ट में आप आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डाल सकते हो, और सेंड का बटन दिखाना लास्ट में, तो वो फील मिलता है ईमेल का, ठीक है। रिपोर्ट राइटिंग में हेडलाइन देना है, फिर डेट लाइन देना है। ऑलरेडी रिपोर्ट राइटिंग आपको 9th 10th में था। अगेन रिपोर्ट राइटिंग में भी जब आप डेट लिखेंगे, जुलाई 16, बारिश का न्यूज है, जुलाई 16, अगस्त 11, डोंट राइट ईयर, ईयर कहीं पर भी नहीं लिखना, याद रखो, ना वर्चुअल मैसेज में ना रिपोर्ट राइटिंग में। रिपोर्ट यू आर सपोज टू राइट इन मिनिमम 2 पैरा, एंड फर्स्ट पैरा व्हाट व्हेन वेयर के आंसर आने चाहिए, शायद आपने 10वीं में सीखा होगा ये सब। सेकेंड पैरा में थोड़ा और डिटेल्स बताओ, कम से कम 2 सेंटेंस, याद रखना, टॉपर्स बच्चों को बता रहा हूं मैं, कम से कम 2 सेंटेंस आपके पैसिव वॉइस में होने चाहिए। आप कोई भी रिपोर्ट पढ़ो, अगर रेडीमेड आपके पास कुछ है बोर्ड के मॉडल आंसर्स, तो आप देखो, नवनीत उत्तम पेपर सॉल्यूशन में आपको विद सॉल्व किए हुए आंसर्स मिलेंगे। देखो रिपोर्ट में कम से कम 2 सेंटेंस पैसिव वॉइस में मिलेंगे। आप कोई भी न्यूज़पेपर उठा लो, कोई भी न्यूज़पेपर उठा लो, इंग्लिश न्यूज़पेपर, हर न्यूज़ में आपको कम से कम 1 या 2 सेंटेंस पैसिव वॉइस में 100% मिलेंगे आपको, तो ये भी आप दिमाग में रखना, ठीक है। और बाय आवर रिपोर्टर, टाइम्स नेटवर्क, अगर कॉलेज का ही कोई आप रिपोर्ट लिख रहे हैं तो बाय अ स्टूडेंट रिपोर्टर, और नीचे लिखने का फॉर कॉलेज मैगजीन, ठीक है। देखो वर्चुअल मैसेज में डेट टाइम तो लिखना ही है, वेदर दे मेंशन और डोंट मेंशन। समरी में भी टाइटल देना ही है, वेदर दे आस्क और डोंट आस्क, ठीक है। देखो आप जो फॉर्मेट की बात कर रहे हैं ना, तो आप नवनीत या उत्तम पेपर सॉल्यूशन जो आपको चाहिए विद सॉल्यूशन मिलेगा आपको, उसमें आपको फॉर्मेट भी मिल जाएंगे, और ईमेल का फॉर्मेट तो ऑलरेडी आपको FIGC के टेक्स्ट बुक में भी मिल जाएगा। ब्लॉग राइटिंग का भी आपको फॉर्मेट FIGC के टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा, लास्ट ईयर था आपको वो सब, ठीक है। वही मैंने बताया, अपार्ट फ्रॉम 21, इफ यू गो थ्रू पेपर सॉल्यूशंस दैट इज मच बेटर, आई वुड सजेस्ट यू, बिकॉज यू कैन सॉल्व एंड यू कैन चेक इट ऑल्सो आफ्टरवर्ड्स। बट ऑफकोर्स पर्सनल रिस्पॉन्स के आंसर उनके और आपके अलग हो सकते हैं, राइटिंग स्किल में भी उनके पॉइंट्स आपके पॉइंट्स कुछ अलग हो सकते हैं, दैट डजंट मैटर, लेकिन आपको कुछ नए पॉइंट्स भी पता चलेंगे कि और क्या पॉइंट में ऐड कर सकता हूं। ग्रामर, वोकेबलरी, ट्रू फॉल्स, फिगर ऑफ स्पीच, नॉवल के ऑब्जेक्टिव्स, वहां पे आपको और ज्यादा फायदा होगा। ईयर नहीं लिखना है वर्चुअल मैसेज में, शिव शंकर ईयर नहीं डालने, राइटिंग स्किल में कहीं पर भी ईयर नहीं डालने आपको, ठीक है। उत्तम एंड नवनीत बोथ आर गुड, चॉइस आपकी है, मेरे पास तो दोनों है जैसे रेफरेंस के लिए, बट दोनों अच्छे लगे मुझे, चॉइस आपकी है। अल्टीमेटली क्वेश्चन पेपर तो वही रहेगा, आंसर भी ऑलमोस्ट वही रहेंगे, ठीक है। नाउ इंटरव्यू सेक्शन भी एक इजी सेक्शन है सुजल, यू आर सपोज टू आस्क 8 क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन कैरी हाफ मार्क, और इंटरव्यू में भी आप कम समय में आउट ऑफ आउट मार्क्स ला सकते हैं, लाइक वर्चुअल मैसेज। और अगर उन्होंने बॉक्स ड्रॉ करके दिया है आपको इंटरव्यू में, तो उसी सीक्वेंस में आपको लिखना है। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने पर्सन का नाम पूछा है, अभी देखो स्पोर्ट्स होगा, फिल्म इंडस्ट्री होगी, तो कोई तो आप उस फील्ड के पर्सन का नाम लिख सकते हैं, जैसे विराट कोहली है, शाहरुख खान है, या सलमान खान है, जो भी है। लेकिन किसी साइंटिस्ट का इंटरव्यू लेना है, आप बोलेंगे मुझे नाम मालूम नहीं, एक्चुअल साइंटिस्ट का नाम मालूम नहीं, एक अब्दुल कलाम जी थे उनका नाम पता था, अब वो भी इस दुनिया में है नहीं, तो अब मैं किसका नाम लिखूं? अरे किसी का भी नाम लिख, वो नाम लगना चाहिए साइंटिस्ट का है। आपने किसका नाम लिखा उससे मार्क्स नहीं मिलने वाले, आपने सवाल क्या पूछे उसके लिए मार्क्स मिलने वाले। अगर मुझे किसी साइंटिस्ट का नाम लिखना है तो मैं लिखूंगा डॉक्टर राधा नटराजन फ्रॉम BARC, या फ्रॉम
इसरो लिखो ना, कुछ तो चलेगा। ओके, डॉक्टर का एक इंटरव्यू लेना है तो लिखो डॉक्टर नरेंद्र शर्मा, डॉक्टर रवि वर्मा, एमडी, चाइल्ड स्पेशलिस्ट। सीक्वेंस याद रखो क्वेश्चन का। When did you decide to become dash? When did you what challenges did you face at the beginning of your career? How did you overcome those challenges? What kind of support do you get? यहां पे do भी चलेगा, did भी चलेगा। What kind of support do you get from your family? Who is your inspiration? या who is your role model? Who is your idol? तीनों का मतलब एक ही है। आंसर नहीं लिखने इंटरव्यू में, इतना याद रखो। डोंट राइट आंसर, ओनली क्वेश्चन आपको पूछने हैं। व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस? और लास्ट के दो क्या होंगे सवाल? व्हाट इज योर फ्यूचर प्लान? और कोई अगर सेलिब्रिटी रहेगा तो आप पूछेंगे व्हाट इज योर मैसेज टू योर फैंस? अदरवाइज आप पूछेंगे व्हाट इज योर मैसेज टू यंग जनरेशन, या व्हाट इज योर मैसेज टू दी सोसाइटी। तो बोर्ड के आप पेपर देखो, कभी लास्ट ईयर 1-2 साल पहले एमपीएससी में एक जो स्टूडेंट रैंकर आया था उसका इंटरव्यू लेना था आपको, तो उसको भी ये सब सवाल काम आएंगे। और एक सवाल आप पूछेंगे हाउ डिड यू मैनेज योर टाइम सो दैट यू गेट सच अ वंडरफुल सक्सेस? व्हाट इज योर मैसेज टू द स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू अपीयर दिस एग्जाम? तो एक आध दो सवाल थोड़े आगे पीछे हो सकते हैं, किसका इंटरव्यू ले रहे हैं उसके हिसाब से, बट 8 सवाल पूछने, आप मैक्सिमम 10 पूछो। एक आध दो वर्बल क्वेश्चन भी चलेंगे, लेकिन एटलीस्ट 6 से 7 आपके डब्ल्यूएच क्वेश्चन होने चाहिए। मेन क्वेश्चन के साथ सब क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं 1-2 जगह पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ड्यूरेशन हमेशा लिखने का 30 मिनट्स, 45 मिनट्स, समथिंग लाइक दैट, या 1 आवर, उससे ज्यादा मत लिखो। वेन्यू मॉडर्न कॉलेज ऑडिटोरियम या कलर स्टूडियो, जी स्टूडियो, ऐसा लिखा तो भी चलेगा। ठीक है, इंटरव्यू के पहले अगर उन्होंने बॉक्स दिया है तो वहां पे कोई जरूरत नहीं है, आप लास्ट में चाहिए तो लिख सकते हैं थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम, ऐसा करके आप एंड कर सकते हो। ओके, क्वेश्चन के साथ सपोर्टिंग स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है। राइट करेक्ट क्वेश्चन, हर क्वेश्चन के बाद एक लाइन छोड़ो फिर नया क्वेश्चन लिखो, एक लाइन छोड़ो फिर नया क्वेश्चन लिखो, तो आपका पूरा पेज फिलअप हो जाएगा। ठीक है, अभी कुछ टॉपिक्स में आपको बताना चाहता हूं स्पीच के, आप इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। देखो, एक्सपेंशन ऑफ आइडिया में ईडियम्स आते हैं, कैसे लिखना है ऑलरेडी मैंने बताया। फर्स्ट पैरा, सेकेंड पैरा में उसका इनर मीनिंग बताओ, एग्जाम्पल दो, ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया है, आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्पीच के लिए भी क्या क्या टॉपिक्स आ सकते हैं मैंने बताए हैं, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। देखो, राइटिंग स्किल में एक्सपेंशन हो, स्पीच हो, और बेटर यू गिव इंट्रोडक्शन। इंटरव्यू क्वेश्चन भी कैसे होने चाहिए मैंने बताए हैं, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। कोई तो मुझे पूछ रहा था फॉर्मेट के बारे में, तो देखो यहां पे आपको मैंने आइडिया दिया है, आई होप आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा। रिपोर्ट राइटिंग में क्या होना चाहिए वो भी मैंने बताया है, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। आई होप स्क्रीनशॉट लिया होगा आपने। वर्चुअल मैसेज, ईमेल का भी मैंने फॉर्मेट दिया है आपको। ईमेल में आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है कंपोज, इनबॉक्स, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। एक कंपोज वर्ड आप चाहिए तो लिख के रखना, बट इनबॉक्स, ड्राफ्ट लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप आई होप आपको ये सबका फॉर्मेट, ब्लॉग फॉर्मेट देख लो एक बार। मेन टॉपिक का नाम आएगा, लास्ट लेफ्ट में आर्चिव, रिपोर्ट अब्यूज, ऐसा इतना भी लिखा तो भी चलेगा। ठीक है, आई होप इतना काफी होगा आपके लिए। तो कौन से इजी ऑप्शन है आपके लिए राइटिंग स्किल में? स्पीच, एक्सपेंशन, इंटरव्यू, वर्चुअल मैसेज, ईमेल राइटिंग। ब्लॉग राइटिंग इज नथिंग बट ऐसे राइटिंग है,
आपकी दिल की बात रखनी है वहां पे, कोई तो टॉपिक होगा, इजी होता है, 3 पैरा में लिखना है, सिर्फ फॉर्मेट फॉलो करो, ग्रामर में रूल्स फॉलो करो, राइटिंग स्किल में फॉर्मेट फॉलो करो, ठीक है। और स्पीच की शुरुआत तो आपको मालूम है हमेशा कैसे होनी चाहिए, और एक्सपेंशन में आप लिख सकते हैं, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कोट और इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थॉट, इफ वी अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस थॉट या कोट, इट कैन चेंज अवर लाइफ, आई एम वेरी हैप्पी टू एक्सप्लेन दिस थॉट करके चालू करो, फिर आउटर मीनिंग बताओ, फिर इनर मीनिंग बताओ, कुछ एग्जाम्पल दो और पॉजिटिव एंड करो। उस ईडियम के पास जाने वाला कोई और ईडियम होगा तो उससे क्लोज करो। फॉर एग्जाम्पल, स्टीच इन टाइम सेव्स 9, एंड में क्या लिखने का, इट मीन्स प्रिवेंशन इज बेटर देन क्यूर, लाइक दैट। बैड क्रॉपमैन ब्लेम टूल्स, एंड करते समय क्या लिखना है आपको, इट मीन्स गिव रिजल्ट नॉट रीजन, इफ यू वांट टू डू प्रोग्रेस इन योर लाइफ गिव रिजल्ट, डोंट गिव एक्सक्यूजेस। चलो आगे बढ़ते हैं। तो आई होप राइटिंग स्किल मैंने अपनी तरफ से मैंने कोशिश की आपको जितना समझा सकता हूं बताया मैंने। फिल्म रिव्यू, बुक रिव्यू, कुछ भी आ सकता है एग्जाम में, दोनों में से। और फिल्म रिव्यू में कभी कभी पॉपुलर फिल्म का रिव्यू पूछा, कभी भी नाम नहीं देंगे फिल्म का रिव्यू में, और बुक रिव्यू में नाम नहीं देंगे। तो बुक रिव्यू आप डॉक्टर अब्दुल कलाम जी का विंग्स ऑफ फायर करके जा सकते हो, और फिल्म रिव्यू में तो एक हिस्टोरिकल करके रखो और एक एकेडमिक करके रखना। जैसे देखो 3 इडियट्स, ये बुक रिव्यू के लिए भी काम आ सकता है और फिल्म रिव्यू के लिए भी आ सकता है, और एकेडमिक फिल्म के लिए भी काम आएगा, पॉपुलर फिल्म के लिए भी काम आएगा, और हिस्टोरिकल के लिए आप बाजीराव करके जा सकते हैं, या तानाजी अनसंग वॉरियर भी करके जा सकते हैं। डायरेक्टर का नाम, प्रोड्यूसर का नाम, एंटेगोनिस्ट कौन है, प्रोटेगोनिस्ट कौन है, और बाद में क्या लिखना है आपको, जो बहुत बच्चे नहीं लिखते, डायरेक्शन इज सुपर्ब, एडिटिंग इज एक्सलेंट, कोरियोग्राफी एंड म्यूजिक एड ब्यूटी टू द फिल्म, all the actors have given justice to their role, critics have given it 4 star, viewers have given it 90% rating, it is a must watch movie। ये लिखना पड़ेगा आपको, जो 90% बच्चे नहीं लिखते, फिल्म की स्टोरी लिख के आते, फिर बोलेंगे मैंने इतना लिखा मुझे मार्क क्यों नहीं मिला। वही बात होगी जो मैंने एप्रिसिएशन के बारे में वाला पोएम का, ये वर्ड यूज किया आपने। रिव्यू लगना चाहिए फिल्म का रिव्यू, कि डायरेक्शन ऐसा है, एडिटिंग ऐसा है, फोटोग्राफी ऐसी है, वीएफएक्स इफेक्ट दिया गया है, अगर है तो लिखो, कोरियोग्राफी ब्यूटीफुल है, सॉन्ग्स म्यूजिक मेलोडियस है, ऐड ब्यूटी टू द फिल्म, क्रिटिक्स ने इतना उसको स्टार दिया, रेटिंग, व्यूअर्स ने ये उसको रेटिंग दिया, ये लिखो ना भाई, इट इज अ मस्ट वॉच मूवी। उसका एक अलग वेटेज मिलेगा, वो वर्ड रजिस्टर बोलते हैं ना, वर्ड रजिस्टर वो आना चाहिए उसमें। आप अलग अलग कंस्ट्रक्शन यूज कर सकते हैं राइटिंग स्किल में, नॉट ओनली बट ऑल्सो का, चेंज द डिग्री का, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ऐसे अलग अलग कंस्ट्रक्शन आप राइटिंग स्किल में सही जगह पे यूज करो। हर एक राइटिंग स्किल में एक भी यूज किया आपको सही जगह पर, अभी वर्चुअल मैसेज में और इंटरव्यू में नहीं यूज करना है, लेकिन स्पीच एक्सपेंशन में आप यूज कर सकते हो, इवन फिल्म रिव्यू में कर सकते हो टू सम एक्सटेंट, नॉट ओनली बट ऑल्सो। आप कुछ फ्रेजेस यूज कर सकते हो, ऑन अकाउंट ऑफ, टू लुक इनटू, टू लुक आफ्टर, ऐसे अलग अलग फ्रेजेस यूज कर सकते हैं सही जगह पर। Now let's move to last part, novel section। नॉवल सेक्शन की क्या खूबी है, कोई बता सकता है मुझे, नॉवल सेक्शन हाउ इट इज डिफरेंट। और यही एक एरिया है जहां पे एवरेज बच्चे नहीं मार्क्स स्कोर कर पाते। तो नॉवल सेक्शन का 4.1 ऑब्जेक्टिव्स के लिए आने के चांसेस है, 4 मार्क्स। तो कीवर्ड्स, की पॉइंट्स याद रखने हैं आपको कि 18th सेंचुरी के 2 इंपॉर्टेंट गिफ्ट्स क्या थे, नॉवल एंड एसे, पीरियोडिकल एसे। और उसका हिस्ट्री कितना पुराना है, 2000 ईयर्स पुराना है। और उसका रूट कहां पे मिलेगा, ग्रीक रोमांसेस में। कौन से वर्ड से ये वर्ड आया, नॉवेल, नॉवेला, इटालियन वर्ड। कौन सा क्लास प्रभावित हुआ, मिडिल क्लास, बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, स्प्रेड ऑफ मशीन्स, दे हैड मोर टाइम। हाउ टू यूटिलाइज टाइम, बाय रीडिंग सम नॉवेल्स, बुक्स, क्योंकि रियलिज्म था उसमें, रियलिस्टिक बातें होती थी। फिर कुछ ऑथर्स के और बुक्स के नाम आपको याद रखना पड़ेगा। फर्स्ट नॉवल कौन सा है दुनिया का लिखा हुआ,
टेल ऑफ गेंजी, मुरासाकी शिकिबू ने लिखा था। कब लिखा था? 1010 में लिखा था। यूरोप का फर्स्ट नॉवल कौन सा है? डॉन किक्सॉट, किसने लिखा? माइगुल सेरावेंटिस ने। फिर बहुत सारे ऑथर्स के नाम है, अभी मैं वो सब बताने जाऊंगा तो इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। इंडिया का फर्स्ट नॉवल कौन सा है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा हुआ है फर्स्ट नॉवल, ठीक है। 3 ट्रायो कौन है इंडिया के ऑड मैन आउट के लिए आ सकते हैं? RRR करके याद रखो, RK नारायण आपके फर्स्ट ऑथर, राजा राव, मुल्क राज आनंद। इसके अलावा चौथा नाम आ गया तो ऑड मैन आउट हो जाएगा। फिर पिग्मेलियन करके जो आपका जो नॉवल से नाम आएंगे आपको, तो वो याद रखना। सैमुअल रिचर्डसन ने कौन सा नॉवल लिखा था? गलीवर ट्रेवल्स था। फिर पैमेला किसने लिखा था? फिर जॉन बनियन ने क्या लिखा था? जॉन बनियन। तो ये सब, सलमान रश्दी का नाम है, तो ये सब याद रखना पड़ेगा आपको, थोड़ा मेमोरी बेस्ड है। फ्रैंकिनस्टन किसने लिखा था? मेरी शेले ने लिखा था, मेरी शेले, ठीक है। तो ये नाम याद रखने पड़ेंगे आपको। कीवर्ड्स याद रखने होंगे नॉवेल्स में। और बचे हुए जो 3 नॉवेल्स है आपके 4.2, 4.3, 4.4, तो वहां पे आपको कहां पे ध्यान देना है? प्लॉट, थीम, कैरेक्टर और प्लेसेस। अब तीनों नॉवल में अगर आप देखो, अगस्ता क्रिस्टी क्राइम फिक्शन के लिए आएगा। फिर टाइप्स ऑफ नॉवेल्स देख के जाना, टाइप्स ऑफ नॉवेल्स, उसमें एपिस्टोलरी नॉवल, ये कौन सा वर्ड है? स्पेनिश वर्ड है एपिस्टोला, ये लैटिन वर्ड है। एपिस्टोला मीन्स करस्पॉन्डेंस, डायरीज, लेटर्स। रोक, ये कौन सा वर्ड है? स्पेनिश वर्ड है, मीन्स डिसऑनेस्ट पर्सन। एलेगोरिकल नॉवल का मतलब क्या है? हैविंग मोर देन 2 मीनिंग्स। गोथिक का मतलब क्या होता है? जिसमें ऑल नेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं, फियर, टेरर, घोस्ट, ये आपको याद रखना है। बिल्डंगस्ट्रोमन नॉवल, ये जर्मन वर्ड है जिसका मतलब है ग्रोथ ऑफ द कैरेक्टर, लाइक पुष्पा फिल्म आपने देखी, ग्रोथ ऑफ द कैरेक्टर, ठीक है। ऐसे कीवर्ड्स याद रखो आप। और बाकी जो लेसन है 4.2, 4.3, 4.4, यहाँ पे प्लॉट, थीम, कैरेक्टर, प्लेसेस, चारों बचे हुए जो तीनों नॉवल, उसमें देखो लंदन प्लेस कॉमन है, तो लंदन में क्या क्या हुआ इंपॉर्टेंट बातें वो बतानी होगी दैट पे। और कुछ भी करके 6-7 लाइन लिखना है आपको। कुछ नहीं आ रहा है तो एटलीस्ट सेंटर एडा लिख के आ जाने का। आपका अभी तक का पेपर अगर अच्छा है तो एग्जामिनर कम से कम आपको ऑन एन एवरेज 1-1 मार्क दे के ही आगे बढ़ेगा। और 6 सवाल होंगे टोटल, तो किसी ना किसी सवाल में थीम के बारे में, किसी ना किसी सवाल में प्लॉट के बारे में पूछेंगे। और हर कहानी में 3 या 4 कैरेक्टर इंपॉर्टेंट होते हैं, वो थोड़ा अच्छा करके जाओ आप, यू कैन मैनेज। टाइम मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूं तो राइटिंग स्किल में आपको मैंने बताया था 4 सवाल करने, 11 मिनट मिलेगा हर सवाल के लिए, तो 45 मिनट। देखो 90 मिनट्स में अपना पैसेज से लेके पोइट्री तक हो गया था। 45 मिनट्स आपको राइटिंग स्किल के लिए देना है, 45 मिनट्स नॉवल के लिए देना है आपको। तो राइटिंग स्किल में हर एक्टिविटी के लिए ऑलमोस्ट 11 मिनट मिलेगा। और यहां पे अगर आप देखो तो अगेन 45 मिनट्स मिलने वाला है, जिसमें ऑब्जेक्टिव्स अगर आपने 10 मिनट्स में किया तो बचे हुए 35 मिनट्स में आपको 6 सवाल करने हैं, यानी हर सवाल के लिए 6 मिनट मिलने वाला है आपको। तो आपका दिमाग और हाथ दोनों चलना चाहिए, याद रखना, साइमल्टेनियसली दिमाग और हाथ। इंग्लिश का पेपर लिखते समय 3H याद रखना, हेड, हार्ट एंड हैंड। राइटिंग स्किल में नॉवल के बड़े आंसर लिखते समय थोड़ा हार्ट से भी आने दो, थोड़ा फीलिंग आने दो उसके अंदर, ठीक है। हेड तो होना ही चाहिए मेमोरी के लिए आपके पास, और हैंड का स्पीड होना चाहिए ताकि आप इन टाइम पेपर कंप्लीट कर सको। डोंट, देखो 80 मार्क का ही पेपर है, यूपीएससी एमपीएससी की एग्जाम में 300 मार्क का पेपर होता है और 3 घंटे ही होते हैं, तो यू आर लकी इन दैट वे, आई वुड सजेस्ट। ओके, आर यू विथ मी ऑल ऑफ यू? प्लीज show me thumb so that I can move ahead. Thank you AK, Hitvi, Swati, thank you. नॉवल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही 4 एरिया में से आते हैं आपको, प्लॉट, थीम, कैरेक्टर और प्लेस।
हाँ, अगर इंपॉर्टेंट एक आपको मैं बताऊं तो 4.3 में है टाइम फैक्टर, हाउ टाइम फैक्टर इज इंपॉर्टेंट अराउंड द वर्ल्ड में। टाइम फैक्टर के ऊपर एक अच्छा सवाल आ सकता है। 4.4 में आगरा ट्रेजर, वेरी इंपॉर्टेंट। जिसकी भी लाइफ में आगरा ट्रेजर आया, नेगेटिव इंसिडेंट टुक प्लेस, इट वॉज अनलकी फॉर एवरीवन। या तो मर्डर हुआ, या तो फियर में जीना पड़ा, या तो पनिशमेंट हुआ। एंड मेरी मॉर्सन की लाइफ में भी जब आगरा ट्रेजर आता है, शी लॉस्ट हर फादर। और जब वो आगरा ट्रेजर पानी में डुबा देता है, कौन? जोनाथन स्मॉल, वुडन लेग मैन, उसी का नाम वुडन लेग मैन है। व्हाट हैपेंड? डॉक्टर वॉटसन प्रपोज्ड हर। व्हाई डिडंट ही प्रपोज अर्लियर? बिकॉज अर्लियर इफ ही हैड प्रपोज, शी वुड थिंक he was behind her money. But when, as soon as he came to know that Agra treasure is no more, he proposed her and she accepted his love, his proposal. Okay, got it? अपील में अगर आप पूछ रहे कुछ लोग, सारा अपील भी एक इजी क्वेश्चन है। अपील में डोंट राइट लाइक एसे और स्पीच। अपील में एक डायग्राम आप निकाल सकते हैं, जैसा टॉपिक रहेगा, जैसे अभी सिगरेट के ऊपर है, या पानी के ऊपर है, या आइस के ऊपर है, ब्लड डोनेशन के ऊपर है। कीवर्ड्स में लिखना है, स्लोगन, टैगलाइन, वेन्यू, ऐसा आना चाहिए उसमें। कहां पर आपने रखा है ये ब्लड डोनेशन कैंप, डेट, टाइम, वेन्यू, कम वन कम ऑल, डोनेट ब्लड, ब्रिंग स्माइल। आइस के ऊपर आप लिखेंगे ब्रिंग लाइट इन द वर्ल्ड ऑफ डार्कनेस, बी इमॉर्टल इवन आफ्टर डेथ, कम वन कम ऑल, courtesy by Lions Club या Rotary Club, organized at KEM Hospital, दादर वेस्ट, मुंबई। फॉर डिटेल्स कॉन्टैक्ट, ऐसा आप लिख सकते हो। और अपील राइटिंग को भी बॉक्स डाल सकते हो आप। हैंड राइटिंग डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है आपका हर्षित, क्योंकि अननोन पर्सन इज गोइंग टू रीड योर पेपर। और आपका पेपर 10 से 12 मिनट में चेक होता है, मैक्स टू मैक्स 15 मिनट में होता है। और अगर हैंड राइटिंग समझ में नहीं आ रहा है तो कौन अपने दिमाग और आंखों को तकलीफ देगा? और 2 चश्मा को डाल के भी चेक करेगा तो नहीं होगा। तो एटलीस्ट आपका हैंड राइटिंग रीडेबल होना चाहिए। आई वुड सजेस्ट थोड़ा रीडेबल होना चाहिए। यस, अपील राइटिंग इज टू समवॉट क्लोज टू एडवर्टाइजिंग। गॉट इट एवरीवन? चलो लेट्स मूव। अब कुछ फाइनल बातें मैं बताऊंगा आपको। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा, लास्ट 4 साल के बोर्ड के पेपर आप देखो और एटलीस्ट 2 पेपर सॉल्व करो और बाद में खुद चेक करो, तो आपको पता चलेगा आपके ग्रामर के आंसर, वोकेबलरी के आंसर, नॉवल के ऑब्जेक्टिव्स, ट्रू फॉल्स वाले स्टेटमेंट कितने आंसर सही आ रहे हैं। आप इन टाइम पेपर सॉल्व कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, वो भी पता चलेगा। और एक सीक्रेट बताऊंगा मैं अभी आपको। आर यू रेडी? शैल आई शेयर द सीक्रेट? कि टॉपर्स जो 70 प्लस जाने वाले बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं? शैल आई शेयर विथ यू? ओके, सिर्फ एक स्टूडेंट बोल रहे हैं। अच्छा, और भी बच्चों का आ रहा है। चलो ठीक है, थैंक यू, ठीक है, धन्यवाद। शार्दुल, मितेश, एवरीवन, थैंक यू। सौरव, वत्सल, वत्सल, ओके, थैंक यू ऑल। पृष्टि, आयुष। देखो, पेपर जब आपके हाथ में आता है तो मैक्सिमम बच्चे, हर्षिता, तन्वी, मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं? कीर्ति, पैसेज पढ़ेंगे, आंसर लिखेंगे, ग्रामर पढ़ेंगे, आंसर लिखेंगे, पोएम पढ़ेंगे, आंसर लिखेंगे। एंड व्हेन दे कम टू राइटिंग स्किल एरिया, ऑलरेडी उनका 1.5 घंटा हो चुका है। नाउ व्हाट हैपन? यू आर इन टेंस, अरे राइटिंग स्किल करना है, अरे नॉवल भी करना है। तो स्टूडेंट्स डोंट रीड द ऑप्शंस केयरफुली एंड चूज वॉट एवर ऑप्शन दे थिंक इजी, एंड वॉट एवर कम्स इन द माइंड दे स्टार्ट राइटिंग। तो हैंड राइटिंग, कंटेंट, प्रॉपर सीक्वेंस, एक फ्लो होना चाहिए आपके थॉट का, सेंटेंस का एक कनेक्शन होना चाहिए, पैराग्राफ का कनेक्शन होना चाहिए। राइटिंग स्किल में एक फॉर्मेट होना चाहिए सही, उसको उतना टाइम बच्चे लोग दे नहीं पाते। सो व्हाट आई सजेस्ट यू, आप पेपर सीक्वेंस में ही सॉल्व करो, अच्छी बात है। बट व्हेन यू गेट द पेपर तो आपका माइंड फ्रेश है, शुरू में आप फ्रेश हो, तो पहले राइटिंग स्किल देखो और देखो कौन से ऑप्शन, कौन से टॉपिक आपको इजी लग रहे हैं, यू आर कंफर्टेबल, यू आर कॉन्फिडेंट, सिलेक्ट दोस्त, पेंसिल से टिक करके रखो, यानी आपके दिमाग से वो सस्पेंस चला गया। और इवन इफ यू सॉल्व पैसेजेस और पोएम्स, स्पीच के बारे में, एक्सपेंशन के बारे में, ईमेल के बारे में,
हर एक के बारे में कुछ ना कुछ पॉइंट्स बैक ऑफ द माइंड आते रहेंगे, लास्ट पेज पे लिख के रखने का, स्पीच के लिए 4 पॉइंट काम आएंगे, ये एग्जाम्पल काम आएगा, ईमेल के लिए ये पॉइंट काम आएगा, समथिंग लाइक दैट। तो व्हेन यू कम टू राइटिंग स्किल, आपको सिलेक्ट नहीं करना है और आपके ऑलरेडी पॉइंट्स रेडी है, आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो, तो कंपेयर टू अदर्स आप बेटर लिख सकते हो। गॉट इट? वर्चुअल मैसेज 50% लोग लिखते हैं, दैट इज वाई रीड यूर इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। 50% है ऑन एन एवरेज, आई वुड से 6-7 लाइन में होना चाहिए आपका। ओके और नॉवल के भी ऑब्जेक्टिव शुरू में सॉल्व करके रखना आप, क्योंकि फ्रेश है आपका माइंड, भले लिखना बाद में। राइटिंग स्किल के देखो, नॉवल के ऑब्जेक्टिव सॉल्व करके रखो शुरू में, मतलब टिक करके रखो सही ऑप्शन को पेंसिल से हल्के से, और राइटिंग स्किल के ऑप्शन ढूंढ के रखो, come at the end only, but you are mentally prepared. So select first and write last, but you are mentally comfortable. Got it everyone? Now कुछ एग्जाम टिप्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। These exam tips are बाद में कुछ सवालों के जवाब में दूंगा। एग्जाम टिप्स क्या है देखो, हर पेपर के लिए एग्जाम टिप्स काम आएंगे, 12th में काम आएंगे, 12th के बाद भी काम आएंगे। Read and understand question and instruction. Think and write answer. जैसे अभी किसी ने लिखा 50 वर्ड्स का लिमिट है, यस, सोच समझ के लिखो, डोंट राइट मोर, डोंट लेट इट रेस, थोड़ा 1-2 लाइन आगे पीछे चलेगा। और कभी कभी नॉवल में 4.2, 4.3, 4.4 में भी कभी कभी ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, यस, आ सकते हैं। सो यू कैन टेक एडवांटेज ऑफ दैट। किसने किसे कहा, उसका बोलने का टोन क्या था, वो टोन मालूम नहीं है, लेकिन किसने किसे कहा वो तो लिख, उसके तो मार्क्स मिलेंगे तेरे को। और अगर किसी को राइटिंग स्किल शुरू में सॉल्व करना है कर सकते हो, नॉवल करना है कर सकते हो, लेकिन नॉवल तो फिर पूरा नॉवल ही सॉल्व करना होगा, राइटिंग स्किल तो पूरा राइटिंग स्किल ही सॉल्व करना है, देन गो टू अदर सेक्शंस। ठीक है, गॉट इट एवरीवन? शिव शंकर, आई होप गॉट इट। ओके, 4.1 पे अभी तक तो उन्होंने कभी शॉर्ट नोट्स पूछे नहीं हैं, बट अगर आपका रीडिंग अच्छा है तो आप दो लाइन तो आराम से लिख सकते हो, इन केस अगर पूछा तो। अभी तक तो पूछा नहीं है। नाउ अवॉइड कैंसिलेशन एंड ओवर राइटिंग। आपका प्रेजेंटेशन ना एक आध 2 जगह पे कैंसिलेशन हुआ, इट्स ओके, बट पूरा का पूरा पैराग्राफ कैंसिल कर रहे, ये क्यों हो रहा है? बिकॉज यू डिड नॉट रीड एंड अंडरस्टैंड, थिंक एंड राइट, तो कैंसिलेशन नहीं होगा। एटलीस्ट पहले 3 पेज पे तो करना ही मत, आई वुड सजेस्ट। क्योंकि देखो साइकोलॉजी, आई एम अ प्रोफेसर ऑफ साइकोलॉजी ऑल्सो, एग्जामिनर को 12-13 मिनट में पेपर चेक करना है, मैक्स टू मैक्स 15 मिनट्स, तो पहले 2 या 3 पेजेस चेक करके उसको आइडिया आ जाती है स्टूडेंट्स के बारे में कि ये स्टूडेंट एवरेज है, अबव एवरेज है। आपके आंसर से पता चलता है, आपके प्रेजेंटेशन से पता चलता है, और एक बार दिमाग में बैठ गया ये लड़का अच्छा है, तो जाने अनजाने में आपको आधा मार्क कहीं ना कहीं ज्यादा मिलता है, राइटिंग स्किल में और नॉवल में भी कहीं ना कहीं। तो अगर आपको 65 मिलना चाहिए तो आप 70 तक आ जाते हो, 70 मिलना चाहिए तो आप 73-74 तक आ सकते हो। वही अगर निगेटिव इंपैक्ट हो गया तो 70 मिलने वाले को 64-65 मिलेगा, फिर ये भी होता है। बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 3-4 मार्क का फर्क जरूर पड़ता है। तो पहले 4 पेज अच्छे लिखो, परफेक्ट लिखो, सोच समझ के लिखो, प्रेजेंटेशन के साथ लिखो, ठीक है? ओके, नो नीड टू राइट क्वेश्चन, राइट ओनली आंसर, you can save your time. If you want to write question you can write, but again think of the time limit, time restriction. Okay, new question new page, ये रूल नहीं है, बट उससे एग्जामिनर को करेक्शन करने में और कैलकुलेशन करने में आसानी होती है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर विदाउट फेल, ये तो बोर्ड का रूल है, क्वेश्चन नंबर विदाउट फेल लिखना ही है, अदरवाइज उसको अथॉरिटी के मार्क्स नहीं देने तो नहीं दे सकते हैं। सो बेटर यू राइट क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नहीं लिखा चलेगा लेकिन क्वेश्चन नंबर लिखो। हाँ, अपोजिट सिमिलर वर्ड लिखना है, बेटर यू राइट दैट वर्ड एंड देन यू कैन राइट अपोजिट वर्ड एंड सिमिलर वर्ड, जो भी है। राइटिंग स्किल में जो भी आप लिख रहे, स्पीच या व्हाटएवर, या फिल्म का टाइटल होगा, अंडरलाइन इट या बॉक्स इट, छोटी सी बात है लेकिन उसका अच्छा इंपैक्ट पड़ता है। वेब डायग्राम जहां जहां पूछा जाएगा ड्रॉ करना पड़ेगा। राइटिंग स्किल के ऑप्शन केयरफुली सिलेक्ट करना, जो अभी मैंने बताया आपको। टाइम मैनेजमेंट स्ट्रिक्टली फॉलो करना।
अगर 5 मार्क का पेपर रह जाता है इन केस, इट्स ओके, लेकिन 75 मार्क का पेपर अगर आपने थॉटफुली केयरफुली सॉल्व किया है तो भी आप 65 to 70 के बीच ला सकते हो मार्क्स, और पूरा पेपर सॉल्व किया तो और भी अच्छी बात है। वेव डायग्राम पेन से ड्रॉ करना ज्यादा बेटर रहेगा, लेकिन ड्रॉ करने से पहले आप देखो आंसर क्या आ रहा है, सो दैट आप उस हिसाब से उसका साइज रख सकते हैं। फिल्म रिव्यू भी पैराग्राफ में लिखना है, नॉट इन पॉइंट्स, ठीक है। और अभी एग्जाम के पहले दिन आपको अगर पढ़ाई करनी है तो कैसे करनी चाहिए वो मैं बता रहा हूं अभी, तो ये आगे वाला स्लाइड भी आप थोड़ा देख लो। 2 दिन के बाद मेरी एग्जाम है, मान के चलो मंडे को मेरा इंग्लिश का पेपर है, तो सैटरडे को मैं सबसे पहले क्या करूंगा, ग्रामर के रूल्स गो थ्रू करूंगा। देखो ग्रामर के सेंटेंस तो बाहर करके मतलब नहीं है, रूल्स थोड़े मैं गो थ्रू करूंगा, सॉल्व एग्जाम्पल्स देखूंगा, या बोर्ड के 3-4 पेपर देखूंगा जिसमें उन्होंने कुछ सॉल्व किए हुए ग्रामर, आई विल जस्ट गो थ्रू इट। फिर पोएम्स के क्वेश्चन आंसर देखूंगा, एप्रिसिएशन क्वेश्चन आंसर, जस्ट आई विल गो थ्रू इट। फिर राइटिंग स्किल के हर एक के दो एग्जाम्पल में गो थ्रू करूंगा, फॉर्मेट देखूंगा जहां पे जरूरी है, पर्सनल रिस्पॉन्स के कुछ क्वेश्चंस देखूंगा, जस्ट टू नो व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन दे आस्क। बस इतना किया काफी है, ये बाकी तो आप बाहर, हाँ, और वोकेबलरी थोड़ा करके जाना, हर लेसन के अंदर कुछ वोकेबलरी होती है, गो थ्रू दैट ऑल्सो इफ पॉसिबल। वेव डायग्राम मैंने ऑलरेडी कहा है, मिहिर पेन से ड्रॉ करना अच्छा रहेगा। एप्रिसिएशन अराउंड 20 लाइन से 25 लाइन्स तक आप लिख सकते हैं, 18 to 25 लाइन्स इज बेटर आई वुड सजेस्ट। कंटेंट इज मोर इंपॉर्टेंट, ये भी याद रखो, ठीक है। और 2-3 बोर्ड के पेपर कम से कम देख के जाओ, और 1 या 2 पेपर हो सके तो सॉल्व करना, तो टाइम मैनेजमेंट भी पता चलेगा, हैंड का स्पीड भी पता चलेगा आपको। माइंड मैपिंग डार्क पेंसिल से करो या फिर पेन से करो, पहले रफ करो फिर फेयर करो अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो तो एग्जाम में जाते समय हॉल टिकट पेन पेंसिल, और एक सजेशन दूंगा, कम से कम 6-7 पेन लेना, 6-7 पेन एक ही कलर के, एक ही कंपनी के, हर पेन से 2-2 3-3 पेजेस लिख के रखना, ताकि एग्जाम के दिन आपको ग्रिप भी मिलेगा और पेन का इंक भी क्विकली, डार्क पेन यूज करना, ऑलरेडी 5-6 पेन से 2-2 पेज लिख के रखना है, वो पेन एग्जाम में अच्छा स्मूथली रन करेगा, लिखेगा, ओके। और एग्जाम में सब लेके जाना, लेकिन साथ में अपना कॉन्फिडेंस भी लेके जाना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज लाइफ में जो होती है किसी भी एग्जाम में, योर कॉन्फिडेंस, तो कैरी योर कॉन्फिडेंस। और इन द लास्ट जो भी अभी टाइम है आपके पास, 1 महीना है पूरा मान के चलो, बी कॉन्फिडेंट, बी पॉजिटिव, use positive affirmations. The whole year I work hard, whole year I attended lectures, whole year I solved so many problems of maths, accounts, I have given so many papers of so many subjects. Yes, I am going to do my best, I am going to do my best, today is my day. ऐसा रोज बोलो अपने आप को, today is my day, I have done my best, I am going to do my best, I am the best. Feel confident, be away from negative people, take care of your health, eat healthy food, think better, avoid outside food, avoid spicy food, okay, avoid junk food, take care of your health. ऐसे फूड को कंज्यूम करो जिससे प्रोटीन्स मिलेगा, क्योंकि हमारी मेमोरी प्रोटीन फॉर्म में होती है। फ्रूट्स, सैलेड, कुछ अच्छा खाना खाओ, स्प्राउट्स, घर का खाना खाओ, हेल्थ का केयर लो, माइंड का केयर भी लो, पॉजिटिव सोचो, थोड़ा पढ़ाई में ब्रेक लेना है ब्रेक लो, अच्छा म्यूजिक सुनो, थोड़ा फ्रेश फील करो, अगेन स्टार्ट। और एग्जाम के समय कुछ अफवाहें फैलती है हमेशा की तरह, पेपर लीक हुआ है, पेपर टफ निकलेगा, डोंट पे अटेंशन एट ऑल, जस्ट डू योर बेस्ट, गो एंड राइट द पेपर, ठीक है। अचानक कोई बोर्ड पेपर पैटर्न नहीं चेंज करने वाला है, या अचानक कुछ बाहर से नहीं पूछने वाले, जो आपने किया वही आने वाला है। एंड वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट में आपने कोचिंग लिया है, वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट, जेके शाह इज वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट जहां पे आप पढ़ रहे हो, तो आई एम वेरी श्योर यू शुड बी मोर कॉन्फिडेंट देन अदर स्टूडेंट्स, गिव योर बेस्ट। जहां नेशनल लेवल के रैंकर्स प्रोड्यूस करते हैं जेके शाह, सीए के, सीएस के, वहां 12th के एग्जाम क्या है आप लोगों के लिए, बट उसको हल्के में भी मत लेना, सो फील कॉन्फिडेंट। लास्ट में मैं आपको सिर्फ इतना ही बताना चाहूंगा, एक स्टोरी बताना चाहूंगा, आर यू रेडी टू लिसन?
नहीं नहीं, मैंने एक्सपेंशन ऑफ आइडिया दिया, नॉट नेसेसरी वही पढ़ के जाना है। मैंने कहा लास्ट के 4-5 साल के पेपर भी देख के जाओ एंड लेट देम आस्क एनीथिंग, यू कैन मैनेज। टॉपिक ऐसे ही देंगे कि जो आपके समझ में आएगा वो ऐसे ही देंगे आपको, डोंट वरी अबाउट इट। देखो यस, इंग्लिश में 91 92 लाते बच्चे, सम ऑफ माय स्टूडेंट्स दे ब्रिंग। 3 बातों का ख्याल रखो, टाइम मैनेजमेंट, प्रेजेंटेशन एंड कंटेंट। सब पेपर में इंपॉर्टेंट है, कंटेंट सबसे इंपॉर्टेंट है, फिर प्रेजेंटेशन, फिर टाइम मैनेजमेंट, तीनों का कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, ठीक है। यस, फिल्म रिव्यू में भी हेडिंग है ना, फिल्म का नाम लिखना पड़ेगा आपको। तो एक रियल लाइफ की स्टोरी बताता हूं मैं। लास्ट शुरू में आपको मिलता है ना 15 मिनट्स बार कोड से इसके लिए लिखने के लिए, सब मिलेंगे। व्हेन यू एंटर द क्लासरूम जस्ट रिलैक्स, टेक लॉन्ग एंड डीप ब्रीथ फॉर 2 minutes, फील कंफर्टेबल, ब्रीथिंग डीप लो, स्लो लो, यू फील कंफर्टेबल। नाउ प्रीवियस ईयर के पेपर तो आपको मिल जाएंगे ना, नवनीत में, उत्तम में, सब जगह मिलेंगे आपको। व्हाई यू वरी अबाउट इट, उमंग, ठीक है। नाउ लेट मी शेयर द स्टोरी। विल्मा रुडोल्फ नाम की एक लड़की थी अमेरिका में, ये यूट्यूब पे वीडियो मिलेगा आपको। एंड फ्रॉम हर चाइल्डहुड शी हैड अ प्रॉब्लम ऑफ पोलियो। डॉक्टर ने कहा शी कैन नॉट वॉक, शी कैन एट द मोस्ट स्टैंड विद द हेल्प ऑफ सम इंस्ट्रूमेंट, बट शी कैन नॉट वॉक। When her mother asked, when she grew, what do you want to become in your life? ये true story है। She answered, I want to become the fastest woman on the track. Quotation. I want to become the fastest woman on the track. It means आपको ओलंपिक में नंबर 1 आना होगा, तब आपको वो टाइटल मिलेगा कि आप दुनिया में सबसे तेज भागने वाली औरत हो। फ्रेंड्स, पूरी स्टोरी तो नहीं बता सकता, बट 1964 के ओलंपिक में शी वॉज सिलेक्टेड, तो इसका मतलब वो नेशनल लेवल में चैंपियन थी। एंड इन दैट ओलंपिक जो रोम में हुआ था, 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर और इवन रिले, इन ऑल दिस 4 कॉम्पिटिशन शी वोन गोल्ड मेडल एंड शी सेट सम न्यू रिकॉर्ड्स। एंड डॉक्टर वॉज राइट, सी पॉजिटिव थिंकिंग, डॉक्टर वॉज राइट, डॉक्टर ने सही कहा था। शी कैन नॉट वॉक बिकॉज शी वॉज नॉट बॉर्न टू वॉक, शी वॉज बॉर्न टू रन, एंड शी प्रूव इट। आपकी विल पावर अगर स्ट्रांग है, कमिटमेंट है आपके पास, और आपने ईमानदारी से, ऑनेस्टली अगर आपने प्रिपरेशन किया है, नो नीड टू वरी। दैट इज वाई कैरी योर कॉन्फिडेंस, कैरी पॉजिटिव थिंकिंग, डू योर बेस्ट। लास्ट में सिर्फ इतना ही कहूंगा मैं, परों को खोल, परों को खोल, जमाना उड़ान देखता है, परों को खोल, जमाना उड़ान देखता है, जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। तो आपको उड़ान लेनी है, यू हैव टू सोअर, यू डोंट हैव टू फ्लाई, यू हैव टू सोअर, एंड यू कैन सोअर। आई विश यू ब्राइट सक्सेस, ग्रेट सक्सेस, डू योर बेस्ट, लीव द रेस्ट ऑन गॉड। जो भी मेरे पास मटेरियल है मैं शेयर करूंगा चेतन सर के साथ, फिर सर आपके साथ शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, एंड I enjoy a lot talking with all of you, sharing some ideas with you. Hope you also enjoy it. पेन ब्लैक या ब्लू ही यूज करना है, डोंट यूज 2 पेन्स, यूज 1 पेन। इफ यू चेंज द पेन इंक, यू हैव टू टेक सिग्नेचर ऑफ द सुपरवाइजर। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डेज कमिंग। पूरा महीना आपको सक्सेस मिले, अच्छे पेपर सॉल्व करो, और 10वीं के एग्जाम का ऑलरेडी तजुर्बा आपके पास है, फिर एक मौका है आपके पास अपने आप को प्रूव करने का। 6 ही सब्जेक्ट है, यू कैन एंजॉय योर स्टडी, एंजॉय योर एग्जाम। कोई भी काम है एंजॉय करो, तो डेफिनेटली यू कैन गेट बेटर आउटपुट, ठीक है। थैंक यू ऑल।